हेलो एवरीवन, मैं हूँ यशिका बुरा पवार। आपके सामने आपका क्रैक कैंप के अंदर स्वागत है। देखो, आज का जो लेक्चर है बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर आपके पास है। इसमें आज हम कारनोट इंजन और रेफ्रिजरेटर के बारे में पढ़ने हैं, कारनोट साइकिल के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये थर्मोडायनामिक्स का आपके पास पर्टिकुलर क्वेश्चन है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पेपर में बार बार रिपीट आपके पास क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ पर, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसकी जो एप्लीकेशन है, आप डेली लाइफ में रेफ्रिजरेटर को यूज़ करते हो, इंजन्स को देखते हो, तो वो कैसे काम करता है उसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर सबसे पहले बात करते हैं कि हम किन किन टॉपिक्स को कवर करेंगे, क्या क्या मेजर चीज़ें हैं जिन पे हमारा फोकस रहेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमारा कारनोट इंजन है, आपके पास रेफ्रिजरेटर है, दोनों के दोनों किस मॉडल पर आपके पास काम करेंगे उस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। मीन्स क्या है, वर्किंग क्या रहेगी, बेसिक जो आपके पास प्रिंसिपल है, मॉडल के साथ आप ये भी कह सकते हो इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल पर मॉडल काम करता है, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। इसी के साथ हम यहाँ पर कारनोट एफिशिएंसी की भी बात करेंगे। कारनोट एफिशिएंसी जिसको हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी जिसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी है उसी को ही हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस भी बोलते हैं। ये भी इसका दूसरा नाम आपके पास है, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो हमारे पास कारनोट इंजन है, आपके पास कारनोट इंजन वर्क कैसे करता है, उसमें पर्टिकुलर जो आपके पास एक्चुअल में प्रोसेस आपके पास हो रहा है, किस प्रोसेस, कौन कौन से प्रोसेस आपके पास हो रहे हैं, कैसे कैसे वो काम आपके पास कर रहे हैं, उन सब के लिए वर्क डन आपके पास क्या रहेगा, सारी की सारी डेरिवेशन पार्ट है, लास्ट में जो आपके फॉर्मूला वगैरह है, वो सारे के सारे हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसी के साथ हम यहाँ पर इसके फीचर्स के बारे में भी चेक करेंगे। सबसे एंड में इसके बाद हम यहाँ पर, आपने देखा होगा कि जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो कारनोट इंजन के अलग अलग ग्राफ के बेसिस पे भी पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हम ग्राफ के बारे में बात करेंगे कि कारनोट इंजन का ऐसा ग्राफ किस केस के अंदर आता है, ये वाला जो आपके पास ग्राफ है किस केस में आएगा, ये अगर आपके पास ग्राफ है क्या ये सही ग्राफ है, अगर है तो किस किस के बीच में है। तो उसके बाद हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उस पर फोकस करेंगे। इसके बाद हम सारे के सारे की पॉइंट्स के बारे में जानेंगे कि एक्चुअल में आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किन किन पॉइंट्स पर आपको ध्यान देना है, एक बार पूरे का निचोड़ हम यहाँ पर करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे कहीं ना कहीं टॉपिक आपके पास अधूरा रहता है। तो आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो हम यहाँ पर गेट 1998 का क्वेश्चन उठाएंगे, 2004 का क्वेश्चन करेंगे, 2000 आपके पास 15 का क्वेश्चन करेंगे, CSIR नेट 2016 का क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे, 2017 का भी क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं, IISc के अंदर भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था वो भी हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और जो बाकी के आपके 8-9 क्वेश्चन और जो बच जाएंगे वो हम अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो आपके पास थोड़ी लंबी हो जाएगी, पूरा का पूरा कंसेप्ट हमें पढ़ना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप कोई भी काम अगर कर रहे हो, आपका एट प्रेजेंट वीडियो देखते हुए माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, तो प्लीज दूसरा काम छोड़कर इस वीडियो पे फोकस करना, क्योंकि अगर आपने ध्यान से नहीं सुना तो आपको इसका कंसेप्ट अच्छे से बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस आपके पास हो जाएगा। तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी बात बोलूंगी हर बात के ऊपर बड़ा ध्यान देना, क्योंकि अगर आपको मॉडल समझ में आ गया, इसकी बेसिक थ्योरी अगर आपको समझ में आ गई, प्रोसेस समझ में आ गया कि क्या इसके अंदर हो रहा है, तो क्वेश्चन आपका आधा इजी हो जाता है। उसके अंदर क्या चीज दे रखी है, क्या निकालनी है, बहुत ही इजी आपके पास क्वेश्चन बन जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास यहां से हैं, 4-4 नंबर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए अब सीधा टॉपिक पे चलते हैं। देखो, अब फिलहाल कारनोट इंजन आपके पास है, ठीक है। कारनोट इंजन का अगर नाम सुनते हैं, कारनोट सबको पता ही होगा। कारनोट क्या है, यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये इंजन दिया था। सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि जो कारनोट इंजन हम पढ़ रहे हैं, इस तरह का इंजन आपके पास एक्चुअल में
कोई भी आपके पास मतलब एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसा कोई इंजन आपके पास बना ही नहीं है। ये सिर्फ क्या है, एक मॉडल आपके पास है। जिस टाइम पर कार्नोट ने इस इंजन के इस मॉडल को सबके सामने रखा था, उस टाइम इसको रिजेक्ट कर दिया था। इवन जब वो मर गया था उसके 18 साल के बाद इसको पहचान मिली थी, तब लोगों को लगा था इस इंजन के अंदर क्या था, काफी दम था। तो इसी इंजन की जो वर्किंग है, इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है, उसी के बिहाफ पर बाकी इंजन है आपके पास वो काम करते हैं। या फिर रेफ्रिजरेटर का भी कंसेप्ट आपके पास आया था, वो सारी चीजें क्या है, इस बेसिक मॉडल से आपके पास बनती है। इसीलिए ये आपके पास क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ अगला जो हमारा एक थर्मोडायनामिक के अंदर इंपॉर्टेंट अगली जो डेरिवेशन हम करने वाले हैं, पेपर में आती है, क्लोजियस क्लैपिरोन इक्वेशन करती है। उसने भी क्या किया था, इसी इंजन के ऊपर क्लैपिरोन ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस के ऊपर काम किया था, वहां पर हम उसको पढ़ेंगे। उसके बाद उसको और इन्हांस किया था, मैथमेटिकली इन्हांस इस टॉपिक को किया था, वो क्लोजियस ने किया था, तो वो आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कार्नोट में बेसिकली है कि ये एक मॉडल है, एक्चुअल में ऐसा कोई भी मॉडल आपके पास एग्जिस्ट नहीं करता। 3 चीजें इसकी बहुत ही खास बात है। पहली बात तो क्या, ये हमेशा आपके पास क्या होना चाहिए, आइडियली बिहेव करना चाहिए। जब भी हम कार्नोट इंजन को पढ़ेंगे तो 3 सिचुएशंस का यहाँ पर ध्यान रखने वाले हैं। पहली बात तो क्या, आपके पास जो इंजन होगा वो आइडियली बिहेव करना चाहिए। दूसरी बात क्या, कि जो आपके पास इंजन है वो कैसा होना चाहिए, आपके पास रिवर्सिबल होना चाहिए। और जो यहाँ पर प्रोसेस किया जाता है वो प्रोसेस आपके पास कैसा होना चाहिए, साइक्लिक प्रोसेस आपके पास होना चाहिए। तीनों फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास आइडियली बिहेव करना चाहिए, ठीक है, आपके पास रिवर्सिबल है वो आपके पास होना चाहिए, साथ में जो भी प्रोसेस आप ले रहे हो वो आपके पास साइक्लिक होना चाहिए। तीनों फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है तीनों फीचर्स का, क्योंकि यहां पर हम क्या बात करते हैं, एफिशिएंसी की बात करते हैं। इंजन की एफिशिएंसी की बात करेंगे तो यहां इंजन की, कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी की बात करेंगे तो एफिशिएंसी आपके पास किसी भी इंजन की कब ज्यादा होगी, वो किस पे डिपेंड करती है, ये तीनों की तीनों सिचुएशन इसी से रिलेट करती है। कहने का मतलब है कि कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी को बढ़ाते हुए, कि ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी का इंजन हमारे पास बने, उसको ध्यान में रखते हुए इन 3 कंडीशंस को लिया गया है। पहला आपके पास आइडियल कंडीशन ली गई है, आपने पहले पढ़ा भी होगा। आइडियल कंडीशन के अंदर जब हम वर्क डन निकालते हैं आपके पास आइडियल के लिए, वो हमेशा आपके पास ज्यादा होता है किसी भी वंडरवॉल इक्वेशन के कंपैरिजन के अंदर। तो इसीलिए हमने सिस्टम को क्या करा, हमने यहाँ पर आइडियल आपके पास सिचुएशन को लिया है। उसके बाद हमने रिवर्सिबल लिया, रिवर्सिबल होगा तो भी आपके पास एफिशिएंसी बढ़ेगी, साथ में साइक्लिक होगा, साइक्लिक होगा तो क्या होगा आपके पास, जब भी अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस आपके पास होता है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपके पास 0 हो जाती है। और फर्स्ट लॉ क्या कहता है, dq इक्वल टू डेल्टा u माइनस w। आपके पास अगर ये आपके पास 0 हो गई तो dq किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस w के इक्वल हो जाएगा। मतलब जितनी भी आप हीट यहां पर लगाओगे वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो रही है, आपके वर्क डन में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, जो आप काम कर रहे हो सारी की सारी आपकी हीट है वो उस मैक्सिमम, मतलब ज्यादा से ज्यादा हीट किस में कोशिश कर रही है, आपके पास काम जो आप लेना चाह रहे हो, वर्क डन कर रहे हो, उसके अंदर कन्वर्ट कर रही है। तो ये भी क्या करता है, उस इंजन की एफिशिएंसी को बढ़ाता है यहां पर। तो तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इंजन आपके पास साइक्लिक होना जरूरी है, रिवर्सिबल होना चाहिए, और वहां पर कैसे बिहेव करना चाहिए, आइडियली यहां पर आपके पास बिहेव करना चाहिए। ठीक है, तो इसी वजह से हम देखो यहां पर आपके पास, क्योंकि सारी की सारी हीट क्या है यहां पर, मैक्सिमम पूरी हीट नहीं कन्वर्ट होती आपके पास, लेकिन कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हीट आपके पास क्या होता है, आपके पास वर्क डन के अंदर कन्वर्ट होती है। इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, मोस्ट एफिशिएंट इंजन भी कहते हैं, जो हमारा कार्नोट इंजन है। अब मोस्ट एफिशिएंट इंजन हम इसको कहते हैं, लेकिन हम इसको 100% एफिशिएंट इंजन नहीं बोलते। रीजन क्या आता है, हमने यहां से ये तो देख लिया dq माइनस w के इक्वल है, तो सारी हीट आपकी w के अंदर कन्वर्ट हो जानी चाहिए। अब जब हम मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, वहां पर पढ़ेंगे ये आपके पास मोस्ट एफिशिएंट इंजन तो है, क्योंकि एफिशिएंसी इस केस में
इसमें मैक्सिमम आपके पास होती है, लेकिन 100% नहीं होती, वो इसके मॉडल से हमें पता लगने वाला है। तो आई होप आपको ये 3 बातें, अभी तक कुछ नहीं बताया है, पहली एक सिंपल सी बात थी कि आपके पास जो कार्नोट इंजन है ये एक मॉडल आपके पास है, रियल में इसकी कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। 3 कंडीशन इसके लिए जरूरी हैं। पहला, आपके पास साइक्लिक होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए और आइडियली बिहेव करना चाहिए। ये तीनों आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो, हम इसके एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब देखो, इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अब इसके मॉडल के बारे में बात करेंगे। मॉडल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना क्या बोलूंगी आपके पास, ठीक है। 2 मॉडल हैं, दोनों को साथ में लेकर चलेंगे। देखो, रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर भी एक तरह का इंजन ही होता है, बस ये थोड़ा सा उल्टा काम करता है आपके पास, इसीलिए हम दोनों को अलग अलग कैटेगरी के अंदर पढ़ते हैं। तो यहां पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इंजन के बारे में बात करेंगे। बेसिकली सिर्फ एक रेफ्रिजरेटर है जो उल्टा काम करता है, बाकी सारे इंजन इसी की तरह काम करेंगे। तो एक साइड में हम यहाँ पर रेफ्रिजरेटर के बारे, इसके मॉडल के बारे में भी पढ़ लेंगे, क्योंकि दोनों अपोजिट है, इजीली आपको दोनों के बीच में फर्क भी समझ में आएगा। ध्यान से सुनना एक बार क्या कह रही हूं। इसके अंदर जब भी हम कार्नोट इंजन की बात करते हैं, कार्नोट इंजन के अंदर आपको एक बात का, दोनों की एक एक लाइन है, ध्यान से सुनना, याद रखना, उसी के बिहाफ पर इजी हो जाएगा। जब हम इंजन की बात करते हैं, इंजन क्या करता है, हीट लेता है काम करने के लिए, हीट लेता है इंजन काम करने के लिए। जब हम इंजन की बात करेंगे, हम क्या कहेंगे, इंजन क्या करेगा, हीट लेगा, क्या करने के लिए, काम करने के लिए आपके पास हीट लेगा। लेकिन जब हम रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, हम यहां पर काम करते हैं हीट निकालने के लिए। ये दोनों डिफरेंस आपको समझने बहुत जरूरी है, ठीक है। ध्यान रहा, जब भी हम कार्नोट इंजन की बात करेंगे, कार्नोट इंजन के अंदर क्या होगा, हम हीट लेंगे काम करने के लिए, हीट लेंगे काम करने के लिए, हीट लेंगे काम करने के लिए। लेकिन जब आप रेफ्रिजरेटर की बात करोगे, तब हम क्या करेंगे, काम करेंगे, काम करेंगे हीट निकालने के लिए, काम करेंगे हीट निकालने के लिए। ये कंसेप्ट अभी आपको समझाती हूं, समझ में बड़ा इजीली आ जाएगा, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू। पहले इंजन की बात करते हैं। इंजन में ध्यान देखो, हमने क्या लिया, कोई भी हमारे पास बॉडी ली, ठीक है, या फिर आप ये कहो कि हमारे पास क्या है, इंजन है। हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जो आपके पास इंजन है वो क्या करता है, हीट लेता है काम करने के लिए। इसका मतलब ये इंजन क्या करेगा, बाहर से कहीं से हीट लेगा आपके पास। क्यों, आपके पास क्या है, हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हीट कहां से लेगा, आपके पास किसी भी हॉट सोर्स से क्या करेगा, हीट को लेगा। अगर हॉट सोर्स से कर रहा है तो मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको QH से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसने हीट ली, क्या किया, काम किया है, हीट लेकर काम किया है। इसका मतलब अगर इसने QH हीट को लिया है तो यहां पे क्या होगा, कुछ ना कुछ आपके पास वर्क डन होगा आपके पास, ठीक है। अब वर्क डन किसने किया है, इंजन ने किया है। ध्यान दो, हीट ली है काम करने के लिए, किसने ली है, हीट किसने ली, इंजन ने ली। और काम किसने किया, इंजन ने काम किया। हीट ली है, काम किया है, मींस क्या है, वर्क डन बाय द इंजन है, वर्क डन बाय द सिस्टम है। तो यहां पे जो वर्क डन होता है वो हमेशा क्या रहेगा, के पास नेगेटिव होगा। वर्क डन बाय द सिस्टम होता है हमेशा नेगेटिव होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है तो पॉजिटिव होता है। यहां इंजन में हमने क्या किया है, हीट को लिया है, काम करने के लिए लिया है, हीट ली है, काम किया है, इंजन ने काम किया है, इंजन के द्वारा काम किया गया है। मींस आपके पास क्या है, यहां पर वर्क डन बाय द सिस्टम आपके पास है, वर्क डन बाय द इंजन आपके पास है। तो यहां पर W हमेशा क्या रहेगा, आपके पास नेगेटिव रहेगा। अब देखो, इसने हीट लेकर काम किया है, यहां पर क्या है, कुछ आपके पास हीट है वो आपके पास इजेक्ट हो जाती है, कुछ हीट आपके पास क्या होगी, यहां पर इजेक्ट हो जाएगी, बाहर निकलेगी, हॉट से किसी ना किसी कम टेम्परेचर पर जाएगी, जिसे मैं क्या कहती हूं कि हीट जो इजेक्ट हुई है कहां पर हुई है, कोल्ड सिंक को हुई है। इसका मतलब उसे मैं किससे रिप्रेजेंट कर देती हूं, QC से रिप्रेजेंट कर देती हूं। इंपॉर्टेंट टर्म है ये आपके पास,
दोबारा समझो, मुश्किल नहीं है, बस समझना जरूरी है। ध्यान दोगे तो 100% आपको ये लेक्चर समझ में आने वाला है। हमने क्या कहा है, हमने कोई भी इंजन हमारे पास है, इंजन ने हीट ली है, काम किया है, इंजन ने हीट ली है, काम किया है आपके पास, तो QH हीट ली, थोड़ा काम किया, क्योंकि इंजन ने काम किया, इन आपके पास वर्क डन नेगेटिव रहेगा। इसने क्या किया, हीट को रिलीज कर दिया, हीट को रिलीज कर दिया। कितनी हीट रिलीज की, मैंने बोल दिया कि यहां पर QC क्या हो रही है, हीट आपके पास रिजेक्ट हो रही है। इतना समझ में आया। साथ ही साथ इसकी एफिशिएंसी को देखो, एफिशिएंसी को देखो। अगर मैं इसकी एफिशिएंसी की बात करती हूं, मींस अगर मैं कार्नोट एफिशिएंसी निकालती हूं, उसे मैं हमेशा क्या करती हूं, ईटा से रिप्रेजेंट करती हूं। कार्नोट एफिशिएंसी को ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और एफिशिएंसी क्या होती है, आपके पास आउटपुट अपॉन इनपुट आपके पास होती है। एक बार रेफ्रिजरेटर को बाद में करते हैं, एक बार ये देख लो। आपके पास कार्नोट एफिशिएंसी है, किसके इक्वल होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट के इक्वल आपके पास होती है। ठीक है, आउटपुट क्या है, हीट लिया है, काम किया है, हीट ली है, काम किया है। काम क्या किया है, आउटपुट क्या मिल रहा है, काम करना। आउटपुट में क्या करोगे, काम किया। ठीक है, इनपुट में क्या किया है, हीट आपने ली है, तो अपॉन में क्या लिखोगे, हीट ली। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहीं से समझ में आएगा। एफिशिएंसी क्या है, आउटपुट अपॉन इनपुट होती है, क्योंकि आपने हीट लेकर काम किया है, काम करना आपका आउटपुट है, और आपने हीट ली है तो हीट आपके पास क्या रहेगी, इनपुट रहेगी। तो जब आप फॉर्मूला लिखोगे, ईटा क्या लिखोगे, काम किया अपॉन में हीट ली आपने। समझ आया। ठीक है, यहां देखो हीट कितनी ली है, इस डायग्राम के अंदर देखो हीट कितनी ली है, QH हमने यहां पर हीट ली है, तो इसका मतलब यहां पर क्या आ जाएगा, QH आपके पास आ जाएगा। अब देखो काम किया, कितना काम किया, पहले सिंपल काम किया, वर्क डन, वर्क डन कितना है आपके पास, -W, क्योंकि सिस्टम ने काम किया है, तो यहां पर क्या होगा, -W अपॉन QH आपके पास क्या हो जाएगा, इस इंजन की आपके पास एफिशिएंसी हो जाएगी। अब देखो काम कितना किया है, अगर मैं काम को भी निकालूं तो वर्क डन किसके इक्वल होगा। अगर मैंने कहा कि ये आपके पास कोई इंजन है, अगर मैंने आपको कहा ये आपके पास कोई इंजन है, इस इंजन ने मान लिया 20 किलो जूल आपके पास हीट ली है, थोड़ा काम किया है, कुछ एनर्जी आपके पास हीट रिलीज हो गई, मान लिया 5 किलो जूल आपके पास रिलीज हो गई, तो काम कितना किया है, 20 में से 5 हट गया, तो किसके रिस्पेक्ट में काम किया, 15 के रिस्पेक्ट में काम किया। तो यहां पर वर्क डन कितना होता है, टोटल हीट में से कोल्ड को जो हीट निकली है, जो इजेक्टेड हीट है, अगर वो माइनस कर दिया तो क्या निकल जाएगा, वर्क डन निकल जाएगा। दोबारा देखो, नहीं समझ में आया है। मैंने क्या कहा, मैंने एक सिस्टम लिया, इस सिस्टम ने मैंने कहा, मान लिया कि मैंने यहां पर किलो जूल यहां पर एनर्जी ली है, अगर इसने हीट किलो जूल यहां पर 20 किलो जूल ली है, और इस इंजन ने क्या किया, इतनी हीट लेके कुछ ना कुछ काम किया, मैंने मान लिया इसने -W आपके पास काम किया, W आपके पास काम किया। अब देखो आपके पास हीट इजेक्ट मान लिया कर दिया, इस प्रोसेस के अंदर जो वेस्ट हीट आपके पास जा रही है वो 5 किलो जूल आपके पास है। आपको ये देखना है कि टोटल वर्क डन आपके पास कितना आया, तो टोटल वर्क डन कितना होगा, आपके पास 20 हीट थी, 5 आपके पास बाहर निकल गई, किसके रिस्पेक्ट में काम हुआ, 15 के रिस्पेक्ट में काम हुआ। इसका मतलब अगर मैं W की वैल्यू निकालूंगी, वर्क डन की वैल्यू निकालूंगी, वर्क डन बाय द इंजन की वैल्यू निकालूंगी -W की, क्या होगा, टोटल हीट कितनी है, QH है जो बाहर से ली गई है, इजेक्ट क्या हुई है, जो कोल्ड सिंक को इजेक्ट हुई है, मींस आपके पास क्या है, QC की वैल्यू है, अपॉन में क्या है, QH है। बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास है। मैंने सिंपल अभी तक कुछ नहीं कहा, एक लाइन के ऊपर काम किया है कि जो बेसिक प्रिंसिपल आपके पास कार्नोट इंजन का है, वो आपके पास कहता है कि आपका जो इंजन है वो हीट लेकर काम करता है और वेस्ट हीट को बाहर निकाल देता है। आपका जो इंजन है हीट लेकर काम करता है, वेस्ट हीट को बाहर निकाल देता है। तो आपके पास एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट बाय इनपुट आपके पास होती है। एफिशिएंसी क्या होगी, आउटपुट बाय इनपुट होगी। आउटपुट क्या है, जो आपने काम किया है, इनपुट क्या है, जो आपने हीट ली है।
इनपुट में क्या है, आना आपके पास क्या आ रहा है, एनर्जी आपने ली है, हीट आपने ली है। काम कितना किया, टोटल जो हॉट सोर्स से आपने यहां पर हीट ली है माइनस जो आपकी इजेक्टेड हीट है, तो क्या हो जाएगा QH माइनस QC बाय में क्या हो जाएगा, QH आपके पास है। मींस आपके पास फॉर्मूला बन गया, ईटा किसके इक्वल है, माइनस W बाय QH के, और ये किसके इक्वल है, QH माइनस QC अपॉन QH के इक्वल है। अगर आपका हीट किसके रिस्पेक्ट में है, टेम्परेचर के में होता है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूं, TH माइनस TC अपॉन में क्या लिख दूंगी, TH लिख दूंगी। इंपॉर्टेंट आपके पास इसका फॉर्मूला है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कार्नोट इंजन कैसे काम करता है, हीट लेकर काम करता है, वेस्ट हीट आपके पास निकाल देता है। एक बार इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लो या एक बार इसको फटाफट से पॉज करके उतार लो। अब देखो, अब इंजन के साथ अब हम किसकी बात करेंगे, रेफ्रिजरेटर की बात करेंगे। फिर दोनों को कंबाइन करेंगे तो दोनों के फॉर्मूले में आपको डिफरेंस पता चल जाएगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। और फॉर्मूला कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, इंजन और रेफ्रिजरेटर के फॉर्मूले में कहीं ना कहीं मिसिंग कर देते हैं। तो अगर आपको बेसिक प्रिंसिपल याद होगा तो गलती आपसे कभी नहीं होगी। ठीक है, अब देखो रेफ्रिजरेटर की अगर मैं बात करती हूं, तो रेफ्रिजरेटर क्या करता है, आपने देखा होगा आपके घर के अंदर रेफ्रिजरेटर है, आप क्या करते हो, पावर प्लग लगाते हो, पावर प्लग से ऑन करते हैं यहां पर, तब आपके पास क्या करता है, आपका रेफ्रिजरेटर काम करना स्टार्ट करता है। तो एक्चुअल में क्या होता है, क्योंकि आपने बाहर से प्लग इन किया हुआ है, कहने का मतलब क्या है कि आप जो आपका रेफ्रिजरेटर है वहां पर क्या करते हो, कुछ ना कुछ आप इलेक्ट्रिक वर्क करते हो। आपका रेफ्रिजरेटर है, आप क्या करते हो, बाहर से पावर सप्लाई करते हो। मींस क्या है, उस रेफ्रिजरेटर पर आप बाहर से काम कर रहे हो। कैसा काम कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे हो। किस पे कर रहे हो, उस पर्टिकुलर सिस्टम पर कर रहे हो, या आप रेफ्रिजरेटर पर कहो। ठीक है, आपने क्या किया, सिस्टम पर आपने वर्क किया। कैसा वर्क किया, इलेक्ट्रिक वर्क किया। अब इलेक्ट्रिक वर्क जब इस पर हम करते हैं तो यहां पर आपके पास क्या करता है, सिस्टम बाहर हीट को इजेक्ट कर देता है। काम क्या किया है, आपने वर्क किया, कुछ काम बाहर से किया रेफ्रिजरेटर पर, रेफ्रिजरेटर ने क्या किया, हीट को बाहर निकाला। मींस क्या है, काम करना आपकी क्या है, इनपुट है। काम करनी क्या है, इनपुट है। हो क्या रहा है, जो आपका रेफ्रिजरेटर है वो क्या कर रहा है, हीट को बाहर निकाल रहा है, हीट को आपके पास इजेक्ट कर रहा है। इसका मतलब यहां पर जो आउटपुट होगा आपके पास वो क्या होगा, हीट इजेक्टेड आपके पास आउटपुट होगा। तो जब भी मैं यहां पर एफिशिएंसी की बात करूंगी, रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी आपके पास जो होती है रेफ्रिजरेटर की, उसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और बीटा क्या हो जाएगा, आउटपुट अपॉन आपके पास क्या होगा, इनपुट आपके पास होगा। क्लियर है। और इसी बीटा का एक नाम और है, वो आपके पास क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस भी इसको कहा जाता है। इतना क्लियर है, कुछ नहीं बताया मैंने, सिर्फ ये बताया है कि जो रेफ्रिजरेटर है किस पर काम करता है, काम करके हीट को निकालता है। रेफ्रिजरेटर इलेक्ट्रिक वर्क किया जाता है और वो क्या करता है, बाहर हीट को निकाल देता है। इसका मतलब इनपुट है वो आपके पास वर्क डन है यहां पर, और यहां पर हीट इजेक्टेड क्या है आपके पास, हीट इजेक्टेड क्या है, आउटपुट है। तो आपने सिंपल फॉर्मूला लिखा है कि जो आपकी एफिशिएंसी है वो क्या है आपके पास, वो आपके पास आउटपुट अपॉन इनपुट है। आउटपुट इनपुट का मतलब है, आउटपुट का मतलब क्या है, आपने जो हीट इजेक्ट की है, अपॉन में आपके पास क्या है, जो आपने काम किया है वो आपके पास क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। मतलब हीट निकाली हुई अपॉन में आपके पास काम किया हुआ, ये आपके पास क्या होगा, एफिशिएंसी होगी रेफ्रिजरेटर की। अब देखो एक एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से कैसे समझ में आएगा आपको। अगर आपने अपना रियल में, अगर आपने एक फ्रीज देखा है घर में, आप क्या करते हो, आपके पास फ्रीज है,
ठीक है, आप खाना बनाते हो, आपने बढ़िया सी डिश बनाई, ठीक है, आप क्या करते हो, स्टोर करना चाहते हो लंबे टाइम तक, आपने इसको पावर प्लग इन किया हुआ है। मान लिया बाहर जो आपके पास टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस है, मान लिया बाहर टेम्परेचर है, मींस आपके पास रूम टेम्परेचर बाहर है वो आपके पास 40 डिग्री सेल्सियस है। आप क्या करते हो, वहां पर इस खाने का टेम्परेचर कम करना चाहते हो, क्यों? क्योंकि आप ठंडे में रखना चाहते हो। तो यहां पर इलेक्ट्रिक वर्क किया जाता है, और जब आपके पास आपका खाना रूम टेम्परेचर पर आ जाता है, जब आपका खाना रूम टेम्परेचर पर आ गया, क्योंकि आप गर्म को तो रखते नहीं हो, कंडीशंस क्या होती है, अगर आप उसका पेजेस भी देखोगे, जो डायरी मिलती है फ्रिज के साथ, उस पर भी लिखा होता है साफ साफ वर्ड में कि जब ठंडा आपके पास खाना जो भी है आप इसके अंदर रख रहे हो, जब वो रूम टेम्परेचर पर आ जाता है तब आप उसको फ्रीज करते हो। तो जैसे ही वो रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा, आप इसको उठा के क्या करोगे, फ्रिज के अंदर रख दोगे। ठीक है, अब देखो फ्रिज के अंदर क्या होगा, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट लाइन बता रही हूं। फ्रिज के अंदर क्या होगा, आपने काम किया, बाहर टेम्परेचर आपका था 40 डिग्री सेल्सियस था, तो फ्रिज के अंदर क्या होगा, टेम्परेचर कुछ ना कुछ कम होगा। मान लिया यहां पर जो टेम्परेचर है वो आपका 30 डिग्री सेल्सियस है, आपका जो टेम्परेचर है रेफ्रिजरेटर में वो हमेशा बाहर के कंपैरिजन में कम होता है। सिर्फ यही बात बोली है मैंने, रेफ्रिजरेटर है, बाहर टेम्परेचर मान लिया आपके पास 40 डिग्री सेल्सियस है, अंदर टेम्परेचर क्या होगा, इससे थोड़ा सा कम होगा, चाहे वो 38 हो, चाहे वो 35 हो, चाहे वो 32 हो, चाहे वो 30 हो। मैंने मान लिया रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, खाना जो था वो 40 डिग्री सेल्सियस पर था, ये क्या करेगा, इस 40 को इस 30 पर लेकर आएगा। कैसे लेकर आएगा, ये जो खाना है यहां से क्या करेगा, हीट को बाहर इजेक्ट करेगा आपके पास, तब जाकर ये आपके पास क्या होगा, फाइनली 30 डिग्री सेल्सियस पर आ जाएगा। कहने का मतलब है कि जो रेफ्रिजरेटर है, बाहर से वर्क डन कर रहे हो आप, बाहर से इलेक्ट्रिक वर्क इसके ऊपर कर रहे हो, और ये जो इलेक्ट्रिक वर्क कर रहे हो वो क्या करता है, खाने में से हीट को इजेक्ट करता है, इस खाने में से हीट को इजेक्ट करता है। अब आपको ध्यान में क्या रखना है कि खाना कहां से कहां हीट आपके पास इजेक्ट हो रही है, कोल्ड से हॉट की तरफ हो रही है या हॉट से कोल्ड की तरफ हो रही है। तो ध्यान देना, यहां पर आपके पास क्या है, टेम्परेचर कम है, यहां क्या है, कोल्ड आपके पास है, और ये जो कोल्ड सिंक आपके पास है, हीट यहां से निकल रही है, इसका मतलब कोल्ड, ये कोल्ड है क्योंकि टेम्परेचर कम है, यहां पर टेम्परेचर ज्यादा है, ये क्या है, इसके कंपैरिजन में हॉट सोर्स है, मींस जो आपके पास हीट रिलीज हो रही है वो कोल्ड से हॉट की तरफ जा रही है। ये इंपॉर्टेंट आपके पास है। आपने क्या किया, ये आपके पास कोई रेफ्रिजरेटर है, इस रेफ्रिजरेटर के ऊपर आपने काम किया, इस रेफ्रिजरेटर के ऊपर आपने काम किया, यहां से कुछ, या फिर ऐसे ही समझ लो, इस रेफ्रिजरेटर के ऊपर आपने कुछ काम किया, यहां से कुछ आपके पास हीट इजेक्ट हुई, और जो हीट इजेक्ट होती है वो कहां से कहां आपके पास होती है, वो आपके पास कोल्ड से हॉट पर होती है। जब आपने इंजन की बात की थी, आपने जो हीट थी वो बाहर से ली थी, और बाहर से कहां से ली थी, हॉट सोर्स से ली थी, और यहां पर कुछ काम किया था, यहां पर कुछ हीट आपकी इजेक्ट हो गई थी। तो हम क्या कह रहे थे कि जो हमारे पास हीट है वो हॉट से कहां जा रही है, कोल्ड की तरफ जा रही है, हॉट से कहां जा रही है, कोल्ड की तरफ जा रही है। तो जब आप वर्क डन निकालते हो, हॉट से कोल्ड का था, तो आपने क्या लिखा था, QH माइनस QC लिखा था। लेकिन जब आप यहां पर काम कर रहे हो, यहां पर आपके पास जो वर्क डन है वो कहां से कहां हीट को निकालने में काम कर रहा है, वो कोल्ड से हीट की तरफ लेकर जा रहा है। देखो, अगर आपके पास हॉट से कोल्ड की तरफ तो अपने आप ही चली जाएगी, कहीं पर हीट ज्यादा है, कोल्ड की तरफ ले जाने के लिए कुछ नहीं करना, हीट अपने आप ही मूव करती है। रेफ्रिजरेटर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उल्टा काम करता है, ये क्या करेगा, कोल्ड से हीट निकाल कर क्या करेगा, बाहर देगा। इसका मतलब जब आप यहां पर वर्क डन निकालोगे, जब आप यहां पर वर्क डन निकालोगे तो वो क्या होगा, कोल्ड से हीट आपके पास निकाल रहा है हॉट की तरफ, तो आप क्या लिखोगे, QC माइनस QH लिखोगे। ये इंपॉर्टेंट था यहां पर,
क्लियर है? दोबारा सुनो क्या बोला है शॉर्ट में आपके पास। मैंने कहा आपका रेफ्रिजरेटर के अंदर बाहर से आप काम करते हो, बाहर से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक वर्क आप लगाते हो, तो रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, हीट बाहर निकलती है। और कहां से कहां निकलती है? कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ जाता है, कोल्ड सिंक से हॉट सोर्स की तरफ आपकी हीट इजेक्ट होती है। तो जो आप वर्क डन लग रहा है वो कोल्ड से हॉट की तरफ लग रहा है, तो वर्क डन किसके इक्वल होगा? QC माइनस QH के इक्वल आपके पास होगा। क्लियर है? और दूसरी बात, यहां पर जब मैंने बात की थी, जब मैंने इंजन के अंदर बात की थी, इंजन के अंदर वर्क डन बाय द सिस्टम था, क्योंकि इंजन ने हीट ली थी, काम किया था, इंजन ने हीट ली थी, काम किया था। तो काम किसने किया था? इंजन ने। मींस यहां पर था, यहां पर आपके पास क्या है? वर्क डन बाय द सिस्टम था। यहां पर वर्क डन बाहर से लग रहा है, और किस पर लग रहा है? इस रेफ्रिजरेटर के ऊपर लग रहा है। इसका मतलब यहां पर क्या है? वर्क डन ऑन द सिस्टम है। और जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है तो यहां पर ये किसकी वैल्यू होती है? प्लस W की वैल्यू आपके पास होती है। क्लियर है इतना? एक बार दोबारा से सम अप करके इसका फॉर्मूला लिखती हूं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से देखना। आपके पास वर्क डन, अगर मैं सीधा एफिशिएंसी की बात करूंगी, एफिशिएंसी को हमने बीटा से रिप्रेजेंट किया है, एफिशिएंसी को हमने बीटा से रिप्रेजेंट किया है। आपके पास बीटा को हमने बोला ये क्या होता है? आउटपुट बाय इनपुट आपके पास होता है। जब आपने रेफ्रिजरेटर लिया तो बाहर से काम किया, इनपुट क्या है? काम किया। आउटपुट क्या है? हीट इजेक्टेड। क्या है? हीट आपके पास इजेक्टेड है। ठीक है, अगर आप हीट लेते हो तो पॉजिटिव वैल्यू होती है, निकालते हो तो क्या होती है? माइनस वैल्यू होती है। तो यहां पर देखो हीट इजेक्टेड है। हीट इजेक्टेड क्या है? जो आपके पास QC आपके पास क्या है? हीट इजेक्टेड क्या है? माइनस Q आ जाएगा। आपने काम किया, कैसा काम किया है? सिस्टम पे काम किया गया है, तो कितना हो जाएगा? प्लस W आपके पास हो जाएगा। क्लियर है इतना? उसके बाद देखो आपके पास माइनस Q, आपके पास हीट इजेक्टेड है। ठीक है, जब हमने बात किया था ये कोल्ड थी, ये आपके पास क्या थी? हीट इजेक्टेड थी। किसकी साइड में थी? हॉट की तरफ थी। इसका मतलब ये आपके पास क्या है? QH है। हीट इजेक्टेड कहां गई है? हॉट सोर्स पे गई है, तो क्या है? QH आपके पास है। काम किया, काम कैसा किया? सिस्टम पर किया। किसके इक्वल है? आपके पास QC माइनस QH के इक्वल आपके पास है। अगर आपने यहां पर इसको क्या किया, अगर मैंने माइनस साइन को नीचे कॉमन ले लिया, माइनस QC अपॉन यहां पर माइनस करके QH माइनस QC किया, तो यहां से माइनस कैंसिल हो जाएगा। फॉर्मूला बन गया QC माइनस QH माइनस QC आपके पास। ये आपका किसका हो गया? एफिशिएंसी आपके पास किसकी हो गई? रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी आपके पास हो गई। क्लियर है? एक बार इंजन की भी लिखते हैं, दोनों में कंपेयर करना इजी हो जाएगा। आपने एफिशिएंसी इंजन की लिखी, किससे रिप्रेजेंट किया? बीटा से रिप्रेजेंट, ईटा से रिप्रेजेंट किया। ईटा फिर से क्या होगा आपके पास? आउटपुट अपॉन इनपुट आपके पास हो जाएगा। इंजन कहता है हीट लेकर काम करता है, इंजन हीट लेकर काम करता है। हीट लेना मतलब क्या है? इनपुट आपके पास। हीट कहां से लेता है? आपके पास हॉट सोर्स से लेता है, तो QH आपके पास था। ली है तो इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव साइन है। वर्क डन किया गया है, काम किसने किया है? वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो किसके इक्वल है? माइनस W के इक्वल है। ठीक है, अब W कितना है? वर्क डन कहां है? हॉट सोर्स से कोल्ड की तरफ, हॉट में से कोल्ड को माइनस करना। मींस क्या है? QH माइनस QC अपॉन क्या हो गया? QH हो गया, जिसको मैंने क्या लिखा? TH माइनस TC अपॉन TH मैंने यहां पर लिखा। देखो दोनों के फॉर्मूले में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जब हम ईटा की बात करते हैं QH माइनस QC अपॉन QH करते हैं। जब हमने बीटा की बात की तो क्या किया? जहां पर QH है उसको QC में बदल दिया और इसको उल्टा कर दिया। QH था, इसको रिवर्स किया, QH की बजाय QC आ गया, और इसको रिवर्ट करके यहां पर क्या आ गया? QH माइनस QC आ गया। जब हमने
इसको थोड़ा सा एडजस्ट किया है। तो ये फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। तो इससे एक फॉर्मूला और निकल जाएगा आपके पास, TC अपॉन TH माइनस TC आपके पास है। तो दोनों फॉर्मूले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4-5 क्वेश्चन तो यहीं से आए हुए हैं आपके पास, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? आई थिंक आपको यहां तक तो कोई डाउट होगा नहीं। अभी तक हमने सिंपल 1-2 चीजों के बारे में ही बात किया था कि आपके पास क्या क्या कंडीशन है किसी भी कारनोट इंजन के लिए, बेसिक किस प्रिंसिपल पर आपके पास कारनोट इंजन काम करता है, किस प्रिंसिपल पर आपके पास रेफ्रिजरेटर काम करता है, और दोनों के लिए हमने क्या किया है, एफिशिएंसी को कैलकुलेट किया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि पूरा प्रोसेस आपके पास क्या है, कौन कौन से प्रोसेस यहां पर आपके पास होते हैं और उनके लिए टोटल वर्क डन आप कैसे निकालते हो। क्लियर है? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहां तक। एक दोनों के बीच में रिलेशन भी है, बहुत बार अभी तक पूछा तो नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर हम दोनों की एफिशिएंसी के बीच में रिजल्ट देखते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, बीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 बाई ईटा के इक्वल है। ईटा आपके पास कारनोट इंजन की एफिशिएंसी है, बीटा आपके पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है, या आप ये कहो एफिशिएंसी ऑफ रेफ्रिजरेटर है। ठीक है, इसे भी नोट डाउन कर लेना। अब देखो अगला जो प्रोसेस है, इसे जरूर, ये आपको कोई भी जो डायग्राम बने होते हैं, जो आप डायग्राम निकालोगे उसके लिए इंपॉर्टेंट है समझना प्रोसेस को, क्योंकि वहां से थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है, आपके पास आपके माइंड में पिक्चर बिल्कुल क्लियर है, तो क्वेश्चन आपका इजी हो जाता है, तब कोई डाउट नहीं रहता वहां पर। क्लियर है? अब देखो पहले फीचर्स की बात कर लेते हैं शॉर्ट में। रेफ्रिजरेटर के लिए इतना काफी है, एफिशिएंसी तक पूछता है, आगे आपको करने की जरूरत नहीं है, वहीं तक आपसे पास क्वेश्चन आएंगे। आगे हम जो भी डायग्राम डिस्कस करेंगे वो कारनोट इंजन के करेंगे। क्लियर है? अब देखो कारनोट इंजन है, इसके फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। 1-2-3 फीचर्स के बारे में हमने पढ़ लिया। सबसे पहले तो क्या कि ये आइडियली बिहेव करता है। ठीक है, आइडियली बिहेव करता है, क्यों करता है, क्योंकि आपके पास हमने सिस्टम ऐसा लिया, बनाया है इस सिस्टम को कि आइडियली बिहेव करे, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी मिले इंजन की। दूसरा हमने कहा था कि जो सिस्टम है कैसा होना चाहिए, थ्रू आउट सिस्टम कैसा होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए। अगली बात क्या थी कि वो कैसा प्रोसेस होना चाहिए, ये एक साइक्लिक प्रोसेस होना चाहिए। इसके बारे में हमने बात की थी। अब देखो यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना कि जो आपके पास एफिशिएंसी की अगर हम बात करते हैं, अगर हम कारनोट एफिशिएंसी की बात करते हैं, जब आपने फॉर्मूला निकाला था एफिशिएंसी को क्या कहा था, आउटपुट बाय इनपुट आपने कहा था। मींस कैसे किया, काम किया अपॉन में क्या किया, हीट आपने ली, काम किया अपॉन हीट ली, ईटा होता है। काम कितना करते हो, वर्क डन करते हो। वर्क डन क्या था, QH माइनस QC आपके पास, और हीट कितनी ली, QH लिया। किसके इक्वल था, TH माइनस TC अपॉन TH के इक्वल था, ये हमने पढ़ा था। तो देखो इंपॉर्टेंट क्या है कि जो एफिशिएंसी आपके पास होती है वो एफिशिएंसी किसी भी वर्किंग सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती। मतलब ये डिपेंड नहीं करती कि आपने सॉलिड में लिया है, किस फेज में लिया है, लिक्विड लिया है, गैस लिया है, कितनी आपने अमाउंट ली है, किसी पर भी डिपेंड नहीं करेगी। कहने का मतलब है कि वर्किंग सब्सटेंस पर एफिशिएंसी डिपेंड नहीं करती, उसकी नेचर पर डिपेंड नहीं करती, उसकी अमाउंट पर, उसकी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है। वो किस पे डिपेंड करती है, देखो आपके पास ईटा है, TH और TC के इक्वल है। मतलब क्या है कि जो हॉट सोर्स का टेम्परेचर है उस पर डिपेंड करेगी एफिशिएंसी। कोल्ड सिंक का टेम्परेचर कितना है उस पर डिपेंड करेगी आपकी एफिशिएंसी। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके पास यहां पर है। इसके बाद देखो फोर्थ आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी हम साइक्लिक करेंगे, कारनोट साइक्लिक करेंगे, तो यहां पर 4 प्रोसेस आपके पास एग्जिस्ट करते हैं। यहां पर आपके पास 4 प्रोसेस एग्जिस्ट करते हैं और चारों के चारों एक पर्टिकुलर मैनर में आपके पास हैं। पर्टिकुलर मैनर क्या है, सबसे पहले यहां पर जो होता है वो आपके पास रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है। ठीक है, जब हम इस प्रोसेस की बात करेंगे, कारनोट इंजन के प्रोसेस के बारे में बात करेंगे,
देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास 4 प्रोसेस होते हैं, चारों के चारों एक रेगुलर वे में आपके पास होते हैं। सबसे पहले आपके पास रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा, उसके बाद आपके पास सेकंड प्रोसेस है वो रिवर्सिबल आइसोथर्मल एडियाबैटिक एक्सपेंशन आपके पास होगा। उसके बाद थर्ड आपके पास है वो आपके पास रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन आपके पास होगा, कंप्रेशन होगा। फोर्थ आपके पास होगा रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन आपके पास होगा। दोबारा सुनो, पहला जो प्रोसेस है वो आपके पास होगा रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। पहले एक्सपेंशन होगी, पहले एक्सपेंशन होगी फिर कंप्रेशन होगा। एक्सपेंशन में पहले आइसोथर्मली फिर एडियाबैटिकली, ऐसे ही कंप्रेशन में पहले आइसोथर्मली फिर आपके पास एडियाबैटिकली। तो पहला प्रोसेस क्या होगा, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा। सेकंड आपके पास रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा। थर्ड आपके पास रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा। फोर्थ आपके पास रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन आपके पास होगा। तो पूरा का पूरा जो साइकिल है इसमें जनरली आपके पास 4 प्रोसेस ये आपके पास एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद एक चीज और, जब हम इस प्रोसेस को समझेंगे कि एक्चुअल में क्या हो रहा है और कैसे आपके पास हो रहा है, तो यहां पर हम 4 चीजें लेकर चलते हैं। 4 प्रोसेस होते हैं, 4 चीजें हम लेकर चलते हैं। कौन कौन सी लेकर चलेंगे, एक हम यहां पर हॉट सोर्स लेकर चलेंगे, एक हम क्या लेंगे, कोल्ड सिंक हम यहां पर लेंगे। तीसरा हम यहां पर क्या लेते हैं, एक इंसुलेटेड स्टैंड हम यहां पर लेते हैं। अब समझने में इजी होगा, जब प्रोसेस बताऊंगी तब यहां पर ये चीजें यूज होंगी। चौथा हम यहां पर क्या लेते हैं, हॉट सोर्स लिया, कोल्ड सिंक लिया आपके पास। और क्या होता है, जो भी आपके पास यहां पर वर्किंग सब्सटेंस है, ये 4 चीजें आपको यहां पर लेनी है। ये आपका जनरल फीचर्स हैं, क्या क्या फीचर्स आपके पास कार्नोट इंजन के फीचर्स हैं। इंपॉर्टेंट क्या है आगे, क्योंकि ये सारा आपने पढ़ लिया है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो 4 प्रोसेस यहां पर हो रखे हैं, कैसे वो प्रोसेस होते हैं, कैसे आप क्या क्या चीजें लेकर उन प्रोसेस को मतलब किस बिहाफ पर वो आपके पास होंगे, उसके लिए काम करना, वर्क डन आप जो निकालोगे वो कैसे निकालोगे, टोटल एफिशिएंसी कैसे निकालोगे, टोटल वर्क डन पूरे के पूरे साइकिल के लिए, चारों के चारों प्रोसेस के लिए क्या होगा, वो इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, आई होप आपने उतार लिया होगा। देखो इंपॉर्टेंट है, अगर आप टॉपिक पढ़ रहे हो तो टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, पूरा टॉपिक आपको आना चाहिए, ताकि इस टॉपिक से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन छूटे ना आपका। क्लियर है। अब देखो, अब हम प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, ध्यान से सुनना एक बार। साथ के साथ ही यहाँ पर मैथमेटिकल डेरिवेशन है, साथ के साथ बताऊंगी, ठीक है। और एक जगह पर उसको लिख भी लेंगे हम लोग, जगह छोड़ देते हैं यहाँ पर थोड़ी, ठीक है। इस पोर्शन में लिखेंगे, ऊपर जो जो रिजल्ट आएगा नीचे एक एक करके समझते हैं। तो देखो यहाँ पर आपके पास 4 प्रोसेस हैं। पहला प्रोसेस क्या होता है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन आपके पास है, ठीक है। उसके बाद आपके पास सेकंड प्रोसेस है रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। थर्ड आपके पास है रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन आपको लेना है। उसके बाद रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन आपके पास है, ठीक है। ये चीज हमारे पास है। तो देखो वर्किंग में क्या करते हैं, 4 चीजें थी, एक हॉट सोर्स था, एक कोल्ड सिंक आपके पास था, एक हमारे पास वर्किंग सब्सटेंस है जो भी हम ले रहे हैं, एक हमारे पास आइसोलेटेड स्टैंड है, ये काम करने वाले हैं। कैसे काम करेंगे, ध्यान से सुनना। सबसे पहला जो चीज यहाँ पर हो रही है, आपके पास क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस होना चाहिए, आपके पास आइसोथर्मल होना चाहिए, और आपके पास क्या होना चाहिए, एक्सपेंशन होना है। कहने का मतलब है पहला जो स्टेप है उसके अंदर आप क्या करा रहे हो, उसके अंदर आप एक्सपेंशन करा
रहे हो। हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास आपके पास वर्किंग आपके पास सिलेंडर है, इस पर वेट लगे हुए आपके पास होते हैं, तो आप सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, जो भी वर्किंग सब्सटेंस है, ध्यान से सुनना एक एक वर्ड को, जो भी वर्किंग सब्सटेंस है पहले हमें क्या करना है, एक्सपेंशन करना है। एक्सपेंशन करना होगा तो इसके ऊपर जो वेट लगा हुआ है हम धीरे धीरे करके क्या करेंगे, उस वेट को रिलीज करेंगे, उस वेट को वहां से हटाएंगे। ध्यान से सुनो, पहला काम क्या है, एक्सपेंशन करना है, एक्सपेंड करना है। जो भी हम वर्किंग सिलेंडर ले रहे हैं, इस पे जो वेट आपने रखे हुए हैं, एक एक करके हम वेट को हटाएंगे। जैसे जैसे हम वेट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास एक्सपेंशन हो जाएगा। इसका मतलब यहां से आप क्या करोगे, वेट को हटाओगे और फाइनली वेट को हटाने पर, पहले ये था, वेट को हटाया, आपके पास क्या हो गया, एक्सपेंशन आपके पास हो गया। अब देखो एक्सपेंशन तो हो गया, लेकिन जो हमारे पास पहली कंडीशन थी वो चेक करो, वो क्या थी, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। मतलब जो भी एक्सपेंशन हो रहा है वो आइसोथर्मली होना चाहिए। क्लियर है? यहां पर जब हम एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, आपके पास सिलेंडर है, आपने जस्ट वेट को हटाया, यहां पर जैसे ही वेट को हटाओगे एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन होगा तो यहां पर जो इंटरनल एनर्जी है, जो भी एक्सपेंशन आपके पास हो रहा है, एक्सपेंशन होगा क्योंकि हमने यहां पर कोई हीट तो दी नहीं है, आपने यहां पर कोई हीट तो दी नहीं है। अगर मैंने इसको कोई हीट नहीं दी तो जो एक्सपेंशन है वो किस बेस पर होगा, वो किस बेस पर होता है, इसकी इंटरनल एनर्जी के बेस पर होता है। दोबारा सुनो, इंपॉर्टेंट है, मैंने क्या कहा, पहला दूसरा समझ में आ गया तो पूरा समझ में आ जाएगा। आपने क्या किया, आपने सिलेंडर लिया, क्योंकि आपको एक्सपेंशन करानी थी तो आपने धीरे धीरे उस पे से वेट को रिलीज करना स्टार्ट किया। जैसे ही वेट को रिलीज करोगे आपका एक्सपेंशन हो जाएगा। अब देखो, एक्सपेंशन करने के लिए अब हमने सिर्फ वेट को हटाया है, बाहर से हमने कोई भी एनर्जी वगैरह प्रोवाइड नहीं करी। इसका मतलब क्या है कि ये जो एक्सपेंशन आपका पॉसिबल हुआ है वो किस बिहाफ पर हो पाया, उस सिलेंडर की, उस वर्किंग सिलेंडर की वर्किंग सब्सटेंस जो हमने यहां पर लिया है उसकी इंटरनल एनर्जी के बेस पर हुआ। और आपको पता है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या होता है, टेम्परेचर का फंक्शन होता है। अगर इंटरनल एनर्जी आपके पास इसके बेस पर हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी कहां काम कर रही है, उसको एक्सपेंड करने में काम कर रही है। तो इंटरनल एनर्जी कम होएगी और इंटरनल एनर्जी जो आपके पास है वो टेम्परेचर का फंक्शन है। कहने का मतलब क्या है कि इस पहले स्टेप के अंदर, इस कंडीशन में क्या होगा, टेम्परेचर आपका गिर जाएगा, टेम्परेचर आपका कम हो जाएगा आपके पास। इतना समझ आया? मैंने कुछ नहीं किया, वेट को रिलीज किया, वेट को रिलीज करेंगे तो एक्सपेंशन हुई, क्योंकि हमने बाहर से कोई हीट नहीं दी है। तो इसका मतलब जो एक्सपेंशन है वो आपके पास अंदर की एनर्जी के बेस पर है, उसकी इंटरनल एनर्जी उसके अंदर उसको काम कर रही है एक्सपेंड करने में। इसका मतलब जितनी पहले इंटरनल एनर्जी थी वो पहले से कम हो गई, और इंटरनल एनर्जी आपका टेम्परेचर का फंक्शन है। इसका मतलब क्या है, उस पर्टिकुलर वर्किंग सब्सटेंस के अंदर टेम्परेचर आपका कम हो गया। लेकिन जो आपका पहला प्रोसेस था वो कैसा होना चाहिए था, आपके पास आइसोथर्मली एक्सपेंशन होना चाहिए था। आइसोथर्मल का मतलब है टेम्परेचर आपके पास कांस्टेंट होना चाहिए था, लेकिन यहां क्या हो गया, टेम्परेचर आपका गिर गया। तो पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है, हमें हीट देनी पड़ती है। क्योंकि अगर हम हीट देंगे, जो टेम्परेचर कम हुआ है वो टेम्परेचर को क्या करेगा, बैलेंस करने में हेल्प करेगा। क्योंकि पहला प्रोसेस कैसा होना चाहिए, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन होना चाहिए। एक्सपेंशन आइसोथर्मली होना चाहिए, मतलब टेम्परेचर थ्रू आउट द प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस आपके पास सेम रहना चाहिए। इसका मतलब इसको सेम रखने के लिए पहले प्रोसेस में हमें क्या करना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी। तो जो भी आपके पास यहां पर हम क्या करते हैं,
हम पीवी के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो पहले प्रोसेस में आपके पास क्या होता है कि आपके पास, ऐसे याद रख लो, पहला जो प्रोसेस है उसके अंदर क्या हुआ है, आपके पास टेम्परेचर क्या है, सबसे पहले कांस्टेंट है। आपने क्या किया है, बाहर से हीट दी है। आपने क्या किया, बाहर से हीट दी। आपने क्या किया, बाहर से हीट दी है। इसका मतलब क्या आप ले रहे हो, हीट को ले रहे हो। हीट ले रहे हो मतलब क्यू आपको यहां पर पॉजिटिव रखना पड़ेगा, देना पड़ रहा है। दूसरी बात क्या, एक्सपेंशन है। पहले इतना था, वेट को रिलीज किया, एक्सपेंड किया था। पहले वॉल्यूम इतनी थी, अब वॉल्यूम इतनी हो गई। मतलब क्या है, वॉल्यूम भी आपके पास बढ़ रहा है। अगर पहले इतना था आपके पास, वेट को जब ज्यादा वेट लगा था, प्रेशर ज्यादा था, एक्सपेंड कर दिया, प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब क्या है, प्रेशर आपके पास क्या हो रहा है, कम यहां पर हो रहा है। ये पॉइंट जानना बहुत जरूरी है और इसी प्रोसेस को इन्हीं पॉइंट के लिए समझा जाता है, क्योंकि पेपर में ये चीज पूछता है आपसे। क्या है, पहला प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, यहां पर हमने क्या किया है, हीट को दिया है। पहले प्रोसेस में हमने हीट दी है, मींस क्या है, QH आपके पास यहां पर पॉजिटिव है। हीट कहां से देते हैं, हॉट रिजर्वॉयर से देते हैं, मींस यहां पर क्या है, QH आपका इन्वॉल्व हो रहा है। दूसरी बात क्या, एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन से वॉल्यूम क्या करेगा, बढ़ेगा। प्रेशर क्या करेगा, आपके पास घटेगा। दूसरी बात देखो, वॉल्यूम बढ़ रहा है। पहले रैंडमनेस इतने में थी, आपके पास एंट्रोपी थी, वो इतने में एग्जिस्ट करती थी। अब आपके पास कितने में है, इतने में है। एक्सपेंशन होने से क्या होगा, रैंडमनेस भी बढ़ जाएगी। मतलब आपके पास जो एंट्रोपी है वो भी आपके पास क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन के अंदर ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इसी के साथ इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन पार्ट भी देखते हैं। ठीक है, देखो आपके पास क्या है, जब आप, अगर आपने फर्स्ट लॉ लिया, क्या कहेगा फर्स्ट लॉ, डी क्यू किसके इक्वल होता है, आपके पास डी यू माइनस डब्ल्यू के इक्वल होता है। ठीक है, यहां पर क्या है, इंटरनल एनर्जी। आपने क्या किया था, इंटरनल एनर्जी को कांस्टेंट रखा, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा। आपके पास इंटरनल एनर्जी को कांस्टेंट रखा, अभी हमने प्रोसेस के अंदर पढ़ा है। इसका मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी है, 0 है। तो यहां पर जो डी क्यू है वो किसके इक्वल है, आपके पास माइनस वर्क डन, मतलब वर्क डन के इक्वल आपके पास है। अब देखो आपने यहां पर क्या किया है, हीट ली है। इसका मतलब क्या है, Q आपके पास पॉजिटिव है। आपने क्या किया था, यहां पर हीट दी थी, तो इसका मतलब Q पॉजिटिव था। कहां से दी थी, हॉट रिजर्वॉयर से दी थी। इसका मतलब यहां पर क्या रहेगा, पॉजिटिव QH रहेगा, क्योंकि DQ माइनस W के इक्वल है। इसका मतलब यहां पर वर्क डन है वो आपके पास कैसा रहेगा, वर्क डन आपका नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि वर्क डन नेगेटिव होगा तभी नेगेटिव पॉजिटिव बनकर आपके पास QH है वो पॉजिटिव बनेगा। अब दूसरी बात क्या, क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, यहां पर जब भी आप डेरिवेशन करोगे, लॉ है, कौन सा अप्लाई होता है, बॉयल्स लॉ अप्लाई होता है। और जब आपने पीछे रिवर्सिबल की कंडीशन पढ़ी थी, आपने देखा होगा जो आपके पास वर्क डन है, नहीं देखा तो आगे बता भी दूंगी आपको। वर्क डन है रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए किसके इक्वल होता है, माइनस RT ln V2 बाय V1 के इक्वल होता है। ठीक है, मैंने यहां पर क्या किया, मान लिया कि पहले आपके पास वॉल्यूम क्या है, बढ़ रहा है। इसका मतलब मान लिया पहले वॉल्यूम V1 थी, V1 से कहां गई, V2 की तरफ गई। तो मैं क्या कहूंगी, जो यहां पर W की वैल्यू है किसके इक्वल होगी, माइनस R। टेम्परेचर क्या है, हॉट रिजर्वॉयर का है, तो आपके पास क्या है, TH आएगा, क्योंकि आपके पास QH दिया हुआ है। यहां पर क्या है, LN है, क्या हो जाएगा, V2 बाय V1 आपके पास हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या होता है, वर्क डन होता है पहले प्रोसेस के अंदर। अब देखो DQ किसके इक्वल है, QH किसके इक्वल है, माइनस W के इक्वल है। अगर मैंने यहां से QH की वैल्यू निकाली तो QH की वैल्यू क्या है, माइनस W के इक्वल है। मतलब कितनी हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस होके प्लस RTH ln V2 बाय V1 इसकी वैल्यू हो जाएगी। दोनों ये आपको याद रखने हैं।
मैंने ज्यादा कुछ नहीं बताया है, ध्यान से सुनो क्या ध्यान में रखना है। पहला प्रोसेस है रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, आपको ध्यान रखना है। आइसोथर्मल है, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। एक्सपेंशन है, प्रेशर कम हो जाना चाहिए, वॉल्यूम बढ़ जानी चाहिए, एंट्रोपी बढ़ जानी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि हमने पहले प्रोसेस के अंदर हीट दी है। इसका मतलब हीट कहां से दी है? हॉट रिजर्वोयर से दी है। मींस क्या है? हीट देने का मतलब क्या है? QH लेंगे, और हीट दी है तो QH कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो आपके पास टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपके पास 0 है, तो DQ फर्स्ट लॉ से किसके इक्वल आ गया? वर्क डन के इक्वल आ गया। और जब भी हम रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए वर्क डन निकालते हैं -RT ln V2/V1 के इक्वल है। T यहां पर हॉट रिजर्वोयर से लिया है तो टेम्परेचर भी हॉट रिजर्वोयर का आपके पास होगा, तो -RTH ln V2/V1 हो जाएगा। ये आपके पास वर्क डन निकल गया। पहले प्रोसेस को है तो मैंने इसको W1 से नाम दे दिया। अब अगला जो आपके पास है यहां पर QH क्योंकि -W के इक्वल है तो माइनस माइनस प्लस होके ये वाली वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को यहां पर लिख रही हूं क्योंकि ये आपके पास फिर से यूज हो गई, -RTH ln V2/V1। क्लियर है आपको? अब सेकंड प्रोसेस पे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, कंसेप्ट को समझना जरूरी है क्योंकि जब आप यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग के लिए पॉइंट करोगे तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा याद रखने में। थोड़ी देर के लिए याद हो सकता है लेकिन लंबे टाइम के लिए याद नहीं होगा हमेशा के लिए। देखो, यहाँ पर हम पीवी डायग्राम बना रहे हैं। सबसे पहले एक चीज बता देती हूँ, सेकंड स्टेप पे बढ़ने से पहले आपके पास पीवी डायग्राम बना रहे हैं। आपको पता है पीवी डायग्राम के अंदर प्रेशर क्या है आपके पास? ऐसे क्या रहेगा? प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। मींस ये क्या है? आइसोबारिक प्रोसेस आपके पास होता है। ठीक है, यहां पर क्या है? वॉल्यूम है। तो यहां पर क्या है? ये वाला जो प्रोसेस है क्या होता है? आइसोकोरिक प्रोसेस है क्योंकि वॉल्यूम क्या होती है? कांस्टेंट है। ये वाला जो आपके पास होता है ये आपके पास आइसोथर्मल के लिए होता है। आपके पास जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है, ये आपके पास एडियाबैटिक के लिए होता है। ये हमेशा ध्यान रखना। मींस क्या है कि जो स्लोप है एडियाबैटिक का वो हमेशा क्या रहता है? ज्यादा स्टीपर होता है, ज्यादा डीपर, मतलब इस तरह से झुका हुआ आपके पास होता है। किसके कंपैरिजन में? आइसोथर्मल के कंपैरिजन के अंदर। ठीक है, तो पहला जो प्रोसेस था, पिक्चर भी साथ के साथ ही बना रही हूं। आपके पास पीवी डायग्राम है। पहले पिक्चर के अंदर आपने क्या लिया है? मान लिया आपका जो पहला स्टेप है वहां पर वॉल्यूम कितनी है? V1 आपके पास है। आपने क्या कहा? यहां पर टेम्परेचर आपके पास कांस्टेंट है, वॉल्यूम आपके पास बढ़ी है, आपके पास प्रेशर है वो आपके पास कम हुआ है, आपके पास ये सारी चीजें आपने यहां पर पढ़ी है, और हीट एंड आपने यहां पर क्या किया है? दी है। अब देखो एक बार सेकंड स्टेप पे चलते हैं, दोनों को कंबाइन करके देखेंगे। अगला जो स्टेप है वो आपके पास रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। ये इजी है अगर पहला समझ में आ गया। देखो यहां पर अब क्या है, हमें एडियाबैटिक की सिचुएशन रखनी है। पहले हमने क्या किया था, जो भी वर्किंग सब्सटेंस था, वर्किंग सब्सटेंस जो हमने सिलेंडर लिया था उसको हमने किसी हॉट रिजर्वोयर पे रखा था, मतलब वहां पर हमने उसको हीट दी थी। हाँ, वहां पर हमने उसको हीट दी तो अब क्या है, वहां पर टेम्परेचर मेंटेन था। अब हमें क्या करना है, एडियाबैटिक प्रोसेस करना है। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, ना तो हीट दी जाती है ना हीट ली जाती है। ना आप हीट दोगे इस प्रोसेस में, ना आप हीट लोगे। इंपॉर्टेंट बात बता रही हूं, ना आपको इस प्रोसेस में हीट देनी है ना आपको लेनी है। तो जो आपने वर्किंग सब्सटेंस हॉट रिजर्वोयर पे रख रखा था, जिसको आप हीट दे रहे थे, आप क्या करोगे, उसको वहां से उतार के किसके ऊपर रखोगे, इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर रखोगे। किस पे रखोगे, इंसुलेटेड स्टैंड पर रखोगे, क्योंकि आपको ना तो हीट को देना है ना आपको हीट को लेना है, क्योंकि प्रोसेस आपके पास कैसा है, एडियाबैटिकली प्रोसेस आपके पास है। अब सिंपल सी बात है, ना आपने हीट दी ना आपने हीट ली, आपने उसको क्या किया, सिंपल एक इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर आपने सिलेंडर को रख दिया। अब जैसे ही ना हीट दे रहे हो ना ले रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि आपके पास वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है, एक्सपेंशन से इंटरनल एनर्जी है वो एक्सपेंड करने में हेल्प कर रही है। और इंटरनल एनर्जी अगर एक्सपेंड कर रही है, इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, तो इसका मतलब टेम्परेचर भी क्या है, जैसे ही
अगर आपने सिलेंडर लिया, आपने बाहर से हीट नहीं दी है, अगर आपने हीट नहीं दी है तो जो यहां पर एक्सपेंशन हो रहा है वो किस बिहाफ पर होगा, इसकी इंटरनल एनर्जी के बिहाफ पर होगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जितनी पहले थी वो एक्सपेंड करने में यूटिलाइज हो रही है। कहने का मतलब है इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन है, तो इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर आपके पास कम है। इसका मतलब सेकेंड स्टेप के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम आपके पास हो रहा है। टेम्परेचर कम है, एक्सपेंशन है, वॉल्यूम क्या है, बढ़ रही है। वॉल्यूम बढ़ रही है एक्सपेंशन से, मतलब क्या है, यहां पर अगर हम एंट्रोपी की बात करते हैं, एंट्रोपी के अंदर ज्यादा फर्क, रैंडमनेस नहीं बढ़ती है आपकी। यहां पर जो आपके पास एंट्रोपी है वो आपके पास क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ये फैक्टर एंड में बताऊंगी आपके पास, ठीक है, बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आपको यह देखना है कि टेम्परेचर क्या हो गया, घट गया। आपने एक्सपेंशन की है, प्रेशर क्या हो जाएगा आपके पास, एक्सपेंशन आप कर रहे हो, प्रेशर क्या हो रहा है आपके पास, कम हो रहा है। आपके पास क्या है, वॉल्यूम आपके पास क्या है, बढ़ रही है। ये फैक्टर आपको ध्यान देना है। मेन बात क्या है, डी क्यू आपके पास 0 है, तो फिर से फर्स्ट लॉ को लगाओ। क्या कहता है फर्स्ट लॉ, डी क्यू किसके इक्वल है, डी यू माइनस आपके पास डब्ल्यू के इक्वल है। यहां पर Q 0 हो गया है, इसका मतलब du किसके इक्वल आ गया, W के इक्वल आ गया। और यहां पर जब हम वर्क डन निकालते हैं, किससे निकालते हैं, पॉइसन इक्वेशन से निकालते हैं। और वर्क डन किसके इक्वल आपके पास होता है, वर्क डन आपके पास माइनस वर्क डन आपके पास CV, क्योंकि U इंक्लूड है तो CV dt के इक्वल होता है। और ये वर्क डन किसके इक्वल है, डेल्टा U के इक्वल है। अब देखो यहां पर CV है, डेल्टा T का मतलब क्या है, टेम्परेचर आपके पास चेंज हो रहा है। अब देखो आपने सब्सटेंस लिया था, आपने जो सब्सटेंस लिया था हॉट रिजर्वॉयर से लिया था, हॉट से था क्योंकि आप वहां टेम्परेचर दे रहे थे। अब आपने क्या किया, उस बॉडी को वहां से उठाकर इंसुलेटेड पे रख दिया, तो टेम्परेचर कम हो रहा है। कहां से कहां कम हो रहा है, हॉट से कोल्ड की तरफ कम होगा। पहले ज्यादा था तो बाद में क्या हो रहा है, आपके पास कम हो रहा है। तो यहां पर चेंज इन टेम्परेचर में क्या करोगे, TH माइनस TC आप यहां पर कर दोगे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या रहेगा, यहां पर टोटल वर्क डन रहेगा। तो जब आप पहले स्टेप में वर्क डन W1 इसके इक्वल था, सेकंड स्टेप में W2 किसके इक्वल आ गया, CV TH माइनस TC के इक्वल आपके पास आ गया है। क्योंकि आपने बॉडी कैसी ली, हॉट ली, पहले टेम्परेचर ज्यादा था उस टाइम पर, अब गर्म चीज को आप ठंडे पर लेकर जा रहे हो। मान लिया पहले टेम्परेचर आपका कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस है। अब 20 डिग्री सेल्सियस है, सॉरी अभी आपका मान लिया 50 डिग्री सेल्सियस है क्योंकि गर्म है। बाद में आपने इसको इंसुलेटेड स्टैंड पर रखा, टेम्परेचर क्या हो गया, धीरे धीरे कम होगा। मान लिया आपका 20 चला गया, 50 से 20 पे चला गया। चेंज इन टेम्परेचर क्या, फाइनल माइनस क्या हो जाएगा, इनिशियल हो जाएगा। फाइनल कितना है, 20 माइनस कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 20 क्या है, कोल्ड का है, ये किसका है, हॉट का है। तो आपके पास कितना हो जाएगा, dt TC माइनस TH आपके पास हो जाएगा। वही यहां लिखा गया है, TC माइनस TH आपके पास, ये आपके पास dt की वैल्यू हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड प्रोसेस के अंदर टोटल वर्क डन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बात थी, पहले के अंदर आपने हीट को दिया है, बाकी इजी फैक्टर है आप निकालोगे। पहले में हमने हीट को दिया है, सेकंड के अंदर हमने क्या किया, ना हीट दी ना ली, टेम्परेचर आपके पास वहां पर क्या हो रहा है, कम आपके पास हो रहा है। अब देखो अगला हमारे पास जो थर्ड फैक्टर है, अब इन दोनों को कंबाइन करके एक बार देख लेते हैं। देखो मान लिया आपके पास जो पहले था, यहां पर आपके पास वॉल्यूम थी वो V1 थी, बाद में आपके पास V2 हो गई। हमने क्या कहा, जब हमने पहला प्रोसेस के बारे में बात किया तो हमने कहा यहां पर आपके पास टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। जब हमने सेकंड स्टेप को कहा तब आपने क्या कहा कि टेम्परेचर आपके पास क्या है, घट रहा है। इंपॉर्टेंट है जो बता रही हूं, ठीक है, इसी से आपको फिगर समझ में आने वाली है। मैंने क्या कहा
जो पहला आपके पास रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन लिया, उसके अंदर मैंने क्या बात कही कि आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट है क्योंकि आपने आइसोथर्मल लिया है। सेकंड के अंदर टेम्परेचर कम हो गया और आपको पता है चारों स्टेप 1 बाय 1 एक ही फ्लो के अंदर आपके पास है। पहले टेम्परेचर कांस्टेंट था, बाद में गिर रहा है। इसका मतलब जब आप पहले से दूसरे पर जा रहे हो, पहले पॉइंट पर टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि आपका सेकंड में डिक्रीज हो रहा है, तभी तो डिक्रीज होगा ना, ज्यादा से कम पे जाएगा। तो आप क्या कहोगे, पहले स्टेप के अंदर आपके पास क्या है, टेम्परेचर क्या है, मैक्सिमम है। टेम्परेचर आपके पास क्या है, यहां पर ज्यादा है। मान लिया टेम्परेचर कितना है, T1 है। जब आप सेकंड स्टेप पर गए हो, सेकंड स्टेप में टेम्परेचर कम है, लेकिन जब आपने फर्स्ट की बात की, आपने कहा टेम्परेचर क्या रहेगा, मान लिया TH आपके पास है, टेम्परेचर हॉट टेम्परेचर है, ज्यादा टेम्परेचर है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। इसका मतलब पहले स्टेप में क्या रहेगा, आपके पास आइसोथर्मल है तो TH टेम्परेचर यहां होगा, तो TH आपके पास यहां होगा। TH थर्मल टेम्परेचर, TH हॉट रिजर्वॉयर का जो टेम्परेचर है, मैक्सिमम टेम्परेचर है, वो मेंटेन रहेगा क्योंकि ये पहला स्टेप है। पहला स्टेप कौन सा है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। इतना समझ आया था। अगले में देखो, यहां पर वॉल्यूम बढ़ रही है, आपका जो कर्व है P से V की तरफ है, आपके पास P से V है, यहां वॉल्यूम कम है, यहां वॉल्यूम ज्यादा है। इसका मतलब यहां टेम्परेचर ज्यादा था तो ये किस साइड में मूव करेगा, इस साइड में मूव करेगा, क्योंकि यहां वॉल्यूम अगर मान लिया V1 थी तो यहां वॉल्यूम क्या हो जाएगी, V2 हो जाएगी। वॉल्यूम V1 से कहां गई, V2 की तरफ आपके पास गई। मतलब क्या हो रहा है, मैक्सिमम की तरफ जा रही है। तीसरा पॉइंट देखो, आपके पास प्रेशर कम हो रहा है, ये आपका प्रेशर है। प्रेशर क्या है, कम है। पहले इसका मतलब जो पहली सिचुएशन है, ये जो पॉइंट आप डिसाइड करोगे, पहला पॉइंट कैसा होना चाहिए, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, ये क्वेश्चन में काम आएगी। पहला पॉइंट कैसा होना चाहिए, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर होना चाहिए। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर होना चाहिए, क्योंकि इस प्रोसेस में प्रेशर कम हो रहा है। कम कैसे होगा, पहले ज्यादा पर होगा तभी कम पे जाएगा। मान लिया यहां प्रेशर आपके पास कितना है, P1 है, प्रेशर कम होके कहां जाएगा, नीचे जाएगा। तो आप इसको कैसे दिखाओगे, ऐसे करके दिखाओगे। ये आपके पास क्या रहेगा, V2 पर रहेगा, प्रेशर कितना रहेगा, P2 आपके पास है। आपके पास प्रेशर घट रहा है, वॉल्यूम बढ़ रही है आपके पास, और टेम्परेचर क्या है आपके पास, यहां पर भी TH होगा, यहां पर भी आपके पास क्या होगा, TH टेम्परेचर होगा। ये आपके पास पहला स्टेप है, इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात क्या, कि जो मैं यहां ग्राफ की बात कर रही हूं, ग्राफ को मैंने थोड़ा सा इतना दिखाया, क्यों, क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। अब देखो, जो हमारे पास अगला है वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक आपके पास है। एडियाबैटिक का जो कर्व है थोड़ा सा नीचे की साइड में होता है, थोड़ा सा स्टीपर, थोड़ा सा डीपर, इस तरह से होता है। अगर ये ऐसा है तो अगला आपको थोड़ा सा ऐसे डीप में दिखाना पड़ेगा। क्लियर है, रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, अगले में हमने क्या कहा है, वॉल्यूम बढ़ रही है। अगले में क्या है, आपके पास वॉल्यूम बढ़ रही है। मतलब क्या है, अगर यहां पर आपके पास वॉल्यूम V2 है, टेम्परेचर TH है, प्रेशर P2 अगर आपके पास है, अब वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, इसको मैंने ऐसे दिखा दिया। देखो, ये डीपर दिखाया है, ये थोड़ा सा कम दिखाया है। ये डीपर दिखाया है, ये थोड़ा सा आपके पास कम दिखाया है। मैंने क्या कहा, आपके पास वॉल्यूम यहां पर V2 थी, वॉल्यूम क्या है, एक्सपेंशन है, बढ़ेगी, तो V2 से किस पे चली जाएगी, V3 पे चली जाएगी। टेम्परेचर क्या हो रहा है, घट रहा है। मतलब अगर यहाँ TH टेम्परेचर है तो यहां पर टेम्परेचर कितना रहेगा, TC टेम्परेचर रहेगा। ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। दूसरा क्या, प्रेशर आपके पास यहाँ P2 था, यहां पर प्रेशर देखो एक्सपेंशन है, प्रेशर क्या होगा, कहीं ना कहीं आपके पास कम होगा। यहां प्रेशर जितना था, इस वाले पॉइंट पे प्रेशर क्या है, इससे कम आपके पास है। यहां प्रेशर P2 है, प्रेशर घट रहा है सेकंड स्टेप में, तो अगर आपके पास प्रेशर घटेगा तो कहां पॉइंट आएगा, नीचे आएगा। मान लिया प्रेशर आपके पास कितना है, P3 है, तो पहला
आपके पास जो प्रोसेस है वो इस तरह से शो करेगा ग्राफ को। सेकंड जो है आपके पास रिवर्सिबल एडियाबैटिक का, वो आपके पास इस तरह से शो करेगा। और अगर इसके अंदर आप वर्क डन देखोगे, वर्क डन किसके इक्वल होगा? CV इंटू TC माइनस TH के इक्वल आपके पास होगा। क्लियर है? तो ये दो आपके पास प्रोसेस थे। इसके बाद देखो अगला जो प्रोसेस है, आगे दोनों इजी हो जाएंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तीसरा आपके पास है वो आपके पास रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल कैसा होगा? आइसोथर्मल कंप्रेशन आपके पास होगा। ध्यान दो, मैंने अभी अभी आपके पास क्या किया था, मैंने अभी अभी आपके पास पहले सिलेंडर लिया, उसको हॉट रिजर्वोयर पे रखा, हॉट रिजर्वोयर पे रखा ताकि आपके पास आपने बाहर से हीट दी, टेम्परेचर आपका मेंटेन रहे। सेकंड में आपने क्या किया, उस वर्किंग सब्सटेंस को उठाया, किस पे रख दिया? आपने इंसुलेटेड स्टैंड पर रख दिया। इंसुलेटेड स्टैंड पर रखा, टेम्परेचर घट रहा था क्योंकि ना आपने हीट दी ना आपने हीट ली, क्योंकि प्रोसेस कैसा था? एडियाबैटिक एक्सपेंशन थी। अब देखो थर्ड में आपको दोबारा से क्या है, आपके पास आइसोथर्मल कंप्रेशन होना चाहिए। ठीक है, अब कंप्रेशन होना चाहिए तो अब फिर से आप इंसुलेटेड स्टैंड से अपना वर्किंग सब्सटेंस उठाओगे और कहां रखोगे? कोल्ड सिंक पर रखोगे। कोल्ड सिंक पर अपने उसको रखोगे, अपने जो भी वर्किंग सब्सटेंस है उसको क्या करोगे? कोल्ड सिंक पर लेकर आओगे। कोल्ड सिंक पर लेकर आओगे तो आपको देखना है कि आपको करना क्या है, वहां पर कंप्रेशन करना है। देखो अब आपको टेम्परेचर देना नहीं है, निकालना नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर तब दोगे जब एक्सपेंशन हो रही है। अब आपको दबाना है, आपको कंप्रेशन करना है, बाहर से प्रेशर को ज्यादा अप्लाई करना है, प्रेशर को बढ़ाना है। जो आपका एक्सपेंशन से इतना हो गया था, दोबारा आपको क्या करना है? वर्किंग सब्सटेंस पे दोबारा से वेट ऊपर से पुटअप करने हैं। तो जैसे ही वेट ऊपर से पुटअप करोगे तो आपके पास क्या होगा? कंप्रेशन होगा। और अगर आपके पास कंप्रेशन होगा, इसका मतलब क्या है? आपके पास जो प्रेशर है वो क्या होगा? इस केस के अंदर प्रेशर आपके पास बढ़ेगा। प्रेशर क्या होगा? यहां पर बढ़ेगा। अब जैसे ही आपने वेट को फिर से बढ़ाना शुरू किया, प्रेशर आपके पास कम होगा तो इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगी? आपके पास बढ़ जाएगी। तो यहां पर इंटरनल एनर्जी है वो भी आपके पास क्या हो जाएगी? यहां पर आपके पास बढ़ जाएगी। जब आपने पहला प्रोसेस देखा था इंटरनल एनर्जी घट रही थी, ठीक है, आपने हीट किया, इंटरनल एनर्जी को बैलेंस किया, यहां पर इंटरनल एनर्जी घटी, टेम्परेचर आपके पास गिर गया था। यहां पर आप क्या कर रहे हो? अब कंप्रेस कर रहे हो। कंप्रेस करोगे तो इंटरनल एनर्जी जो आपकी घट रही थी आपके पास दोबारा से पास में लेकर आओगे तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी यहां पर। ठीक है, प्रेशर भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तीसरी कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर है वो आपको क्या रखना है? कांस्टेंट यहां पर रखना है। आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर क्या रहेगा? टेम्परेचर आपके पास यहां पर कांस्टेंट रहेगा। अब देखो मैंने क्या कहा है, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। इंटरनल एनर्जी बढ़ाने का मतलब है कि जो आप सेकंड स्टेप से थर्ड स्टेप पर लेकर आए हो वहां घट रही थी, यहां पर आपके पास क्या है? इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है। तो ओवरऑल चेंज जब आप बात करोगे, ओवरऑल चेंज आपके पास कितना रहेगा? 0 रहेगा। मतलब आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करोगे तो वो आपके पास 0 रहेगी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 है, मतलब आपके पास क्या है? टेम्परेचर आपके पास कांस्टेंट फिर से आपके पास बैलेंस हो गया। समझ आया? इतना कहने का मतलब है टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, प्रेशर को हमें बढ़ाना है। तो इस केस में फिर से वर्क डन देखेंगे, W3 देखेंगे, किसके इक्वल आपके पास होगा? DQ किसके इक्वल होगा? DU माइनस W के। आपके पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी है? 0 है। DQ किसके इक्वल होगा? आपके पास माइनस W के इक्वल होगा। अब देखो मैंने कंप्रेशन किया तो ऑब्वियस सी बात है, कंप्रेशन कर रहे हो, प्रेशर बढ़ा रहे हो, इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे हो, तो वहां पर उस केस में क्या होगी? हीट आपके पास इजेक्ट होगी। पहले प्रोसेस में हीट ले रहे थे, इस प्रोसेस के अंदर कंप्रेशन करने की वजह से क्या होगा? हीट आपके पास इजेक्ट होएगी। तो आपके पास क्या है? कुछ हीट इजेक्ट होएगी, और इजेक्ट किस में होती है? कोल्ड सोर्स पे होती है। इसका मतलब ये क्या है? QC आपके पास है। QC किसके इक्वल आ जाएगा? W3 के इक्वल आपके पास आ जाएगा।
समझ आया इतना? यहाँ पर जो रिलेशन है क्या है, QC किसके इक्वल आ गया, माइनस W के इक्वल आ गया। W कैसा, 3। दोबारा से फिर से आइसोथर्मल है, रिवर्सिबल है, आइसोथर्मल है, रिवर्सिबल है। कैसे निकालोगे, आपके पास कोई भी वर्क डन निकालोगे, W3 किसके इक्वल होगा, माइनस RT के इक्वल होगा। LN किसके इक्वल होगा आपके पास, V4/V3। मान लिया पहले टेम्परेचर वॉल्यूम आपके पास V3, बाद में कितनी थी वॉल्यूम आपके पास, V4 हो गई। कंप्रेस कर रहे हो, वॉल्यूम आपकी घट रही है, लिख लेना। कंप्रेशन कर रहे हो, वॉल्यूम आपके पास घट रही है। कहां से कहां, फॉर्मूले में W3 कितना हो जाएगा, माइनस RT। T आपके पास क्या है, QC की बात कर रहे हैं, तो ये आपके पास क्या होगा, TC होगा। LN V4/V3 आपके पास हो जाएगा। इतना क्लियर है? और ये वैल्यू किसके इक्वल है आपके पास, QC के इक्वल आपके पास है। तो थर्ड का अगर मैं फॉर्मूला लिखती हूं, आपके पास इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें टोटल वर्क डन चाहिए। टोटल आपके पास कितनी हीट आपके पास इन्वॉल्व हो रखी है वो आपको चाहिए। तो आपके पास W3 किसके इक्वल हो गया, माइनस RTC LN V4/V3 के इक्वल आपके पास हो गया। क्लियर है? अब लास्ट देखो, लास्ट भी बिल्कुल सिंपल हो गया, इतना समझ में आ गया। अगले में हमें क्या करना है, अगला जो आपके पास प्रोसेस है वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन है। मतलब फिर से हमें क्या करना है, टेम्परेचर ना बढ़ना चाहिए आपके पास, ना टेम्परेचर आपके पास घटना चाहिए। टेम्परेचर कैसा होना चाहिए आपके पास, टेम्परेचर ना तो आपको हीट लेनी है ना आपको हीट देनी है, क्योंकि आपके पास कैसा प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस आपके पास ये दिया हुआ है। और कंप्रेशन का मतलब यहां पर भी क्या करोगे, प्रेशर को आप यहां पर बढ़ाओगे। प्रेशर को बढ़ा रहे हो, प्रेशर बढ़ेगा, कंप्रेशन के अंदर वॉल्यूम आपके पास घटेगा। ठीक है, सेम बाकी सारी सिचुएशन होगी इसके जैसे ही आपके पास काम करेगी। ठीक है, तो देखो यहां से फिर से हमें क्या चाहिए है, वर्क डन हमें चाहिए है। तो यहां पर जब भी हम वर्क डन निकालेंगे, वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, W4 की जो वैल्यू है आपके पास क्या होगी, DQ किसके इक्वल होगा, डेल्टा U माइनस W के इक्वल। क्योंकि यहां पर ना हीट देनी है ना लेनी है, एडियाबैटिक प्रोसेस आपके पास है, इसका मतलब DQ 0 है, तो डेल्टा U की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, W के इक्वल आ गई, W4 के इक्वल आपके पास आ गई। और W4 किसके पॉइजन इक्वेशन से निकालोगे, एडियाबैटिक है, रिवर्सिबल, तो कैसा होगा, CVDT के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, ये वैल्यू डेल्टा U के इक्वल है, तो CVDT चेंज कहां से कहां है, यहां पर टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, बढ़ता है। यहां टेम्परेचर आपके पास क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, कहां से कहां बढ़ेगा, TC से TH पे जाएगा। तो टेम्परेचर आपके पास चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, TH माइनस TC होगा। ठीक उल्टा आपको काम करना है। देखो समझना जरूरी था, इतना लंबा प्रोसीजर आपको इसीलिए बताया है कि ये कैसे आपका प्रोसीजर काम करेगा, लंबे टाइम तक आपको याद रहे। अदरवाइज आप डायरेक्ट फॉर्मूले को भी याद कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर W4 लिख लेते हैं। W4 कितना है, CV इंटू TH माइनस TC आपके पास है। अब हमारा काम क्या है, हमारा काम है टोटल वर्क डन निकालना। ठीक है, हमारा काम क्या है, टोटल वर्क डन निकालना। एक बार इस ग्राफ को भी कंप्लीट करते हैं। देखो थर्ड जो हमारे पास स्टेप था, थर्ड हमारे पास क्या था, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन था। कंप्रेस किया, वॉल्यूम क्या हो रही है, घट रही है। वॉल्यूम यहां ज्यादा थी, घटेगी तो हमें इस साइड जाना पड़ेगा। आपके पास वॉल्यूम घटेगी तो मान लिया यहां पर आपके पास क्या हो रही है, V4 आ रही है। और आपने कंप्रेशन किया है, प्रेशर को बढ़ाया, इसका मतलब प्रेशर अगर P3 आपके पास यहां है, अगला जो प्रेशर बढ़ाने पे क्या होगा, इससे आपके पास ज्यादा होना चाहिए। तो मान लिया ये वाला पॉइंट कहां आ गया, यहां पर आ गया। यहां से V3 से वॉल्यूम आपके पास घटी है, प्रेशर आपका P3 से P4 पर गया है। ये क्या है, V4 आपके पास है। टेम्परेचर क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। ये TC है तो ये भी क्या रहेगा, TC आपके पास। जब आप फोर्थ को करोगे, फोर्थ के अंदर क्या है, आइसोथर्मल एडियाबैटिक कंप्रेशन है। कंप्रेशन है, आपके पास वॉल्यूम क्या होगी, कंप्रेशन की वजह से वॉल्यूम कम होएगी। पहले V4 यहां पर है, ये V4 आपके पास यहां है, यहां से क्या हुई,
V1 से थोड़ी सी आपके पास कम हुई, वॉल्यूम आपके पास कम हुई और कंप्रेशन है तो प्रेशर आपके पास क्या है, बढ़ रहा है। तो प्रेशर क्या हुआ, P4 से यहां पर आपके पास प्रेशर बढ़ रहा है। टेम्परेचर भी क्या करता है, बढ़ता है। इस केस के अंदर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका मतलब कहां से कहां जाएगा, TC से आपके पास TH की तरफ जाएगा। तो ये साइकिल इस तरह से आपके पास काम करती है। इंपॉर्टेंट था, यहां पर हमने एक बार बड़ी पिक्चर बनाते हैं। इस तरह का आपके पास कोई प्रोसेस है, याद रखना है, ये पॉइंट इसीलिए बना रही हूं दोबारा। ये पहला है, ये दूसरा है। इस तरह से आपके पास टेम्परेचर काम कर रहा है। याद हमने क्या रखा, पहला जो पॉइंट है वहां टेम्परेचर ज्यादा, प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। पहला स्टेप क्या है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। क्या हो रहा है, आपने हीट ली है, कितनी हीट ली है, QH हीट ली है। वर्क डन कितना है, इस वर्क डन के इक्वल आपके पास है। अगले में मैंने क्या किया है, ना मैंने हीट ली ना मैंने हीट को इजेक्ट किया। यहां पर क्या है, टेम्परेचर घट रहा है। यहां टेम्परेचर आपके पास घट रहा था, इस साइड में टेम्परेचर आपके पास बढ़ेगा। यहां हीट ली, यहां पर इस थर्ड प्रोसेस के अंदर हीट आपके पास क्या होगी, इजेक्ट होगी। ये आपके पास क्या है, कंक्लूजन है। ये कंक्लूजन आपको याद होना चाहिए। क्लियर है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, टोटल वर्क डन निकालना है। टोटल वर्क डन अगर हमें चाहिए, टोटल वर्क डन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, W की वैल्यू किसके इक्वल होगी, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 के इक्वल हो गई। तो देखो आपके पास W1 कितना है, माइनस RTH ln V2 बाई V1 के इक्वल है। ठीक है। W2 देखो किसके इक्वल है, CV इंटू TC माइनस TH के इक्वल आपके पास है। W3 देखो किसके इक्वल है, माइनस RTC ln V4 बाई V3 के इक्वल आपके पास है। V4 है आपके पास प्लस CV इंटू TH माइनस TC के इक्वल आपके पास है। मैंने क्या किया है, सारे वर्क डन को ऐड कर दिया तो आपके पास क्या निकल गया, टोटल वर्क डन आपके पास निकल गया। क्लियर है। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये वाली जो वैल्यू है सेकंड प्रोसेस की और फोर्थ प्रोसेस की, आपके पास TV है, यहाँ पर CV है, यहाँ TC माइनस TH है, यहाँ TH माइनस TC है। अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो वैल्यू अपोजिट हो जाएगी, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो एक बार इसको करते हैं। मैंने क्या किया, माइनस RTH है, ln V2 बाई V1 है। मैंने क्या किया, माइनस कॉमन लिया, माइनस CV हुआ, किसके इक्वल हुआ, TH माइनस TC के इक्वल हुआ। माइनस में RTC ln V4 बाई V3 है प्लस CV इंटू TH माइनस TC है। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। इंपॉर्टेंट बात देखो यहां पर क्या है, जब हमने वर्क डन निकाला, वर्क डन आपके पास जब हमने चारों का मिलकर निकाला, आपके पास सेकंड और फोर्थ का यहां पर कैंसिल आउट हो रखा है। इस चीज के ऊपर बहुत सारे थे जिन्होंने कार्नोट के इस इंजन के ऊपर मतलब अगेंस्ट में जाने के लिए जो पॉइंट्स रखे थे, उसमें से एक पॉइंट आपके पास ये भी था कि इसने क्या लिया, एडियाबैटिक प्रोसेस को ही क्यों चूज किया, क्योंकि एडियाबैटिक के अंदर दोनों की दोनों वैल्यू आपके पास कैंसिल आउट हो रखी। ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने इसको अपोज भी किया था, लेकिन ओवरऑल ये बहुत ही अच्छा मॉडल है, मोस्ट एफिशिएंट मॉडल आपके पास है, जिसके बिहाफ पे आप बाकी के इंजन वगैरह है उनकी वर्किंग करते हो। अब पॉइंट पर आते हैं, जो आपके पास वर्क डन है किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस R आपके पास, यहाँ पर TH है ln V2 बाई V1 माइनस R TC ln V4 बाई V3 आपके पास है। ठीक है। यहां से सीधा ऊपर लेकर जाऊंगी। देखो यहां पर क्या है, V1 V2 V3 V4 आपके पास है। आपको यहां पर एक रिलेशन याद करना होता है। रिलेशन किस किस के बीच में, V1 V2 V3 V4 के बीच में। रिलेशन क्या कहता है, याद रखने के लिए क्या याद रखोगे, ओड ओड इवन इवन, ओड ओड इवन इवन, ओड ओड इवन इवन आपको याद रखना है। मतलब क्या है, V1 V3 किसके इक्वल होगा, V2 V4 के इक्वल होगा। V1 V3 ओड ओड इवन इवन के इक्वल है। हमारे सर थे, उन्होंने बोला था ओड ओड बाकी सब छोड़। बड़ा अच्छा टॉपिक समझाया था, उन्हीं के से इंप्रेस होके मैं थोड़ा बहुत
कोशिश कर रही हूँ आपको पढ़ाने की, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा था, ओड ओड इवन इवन, आप ऐसे याद रख सकते हो। तो आपके पास क्या होगा, V1 V3 किसके इक्वल होगा, V2 V4 के इक्वल होगा। मैंने क्या किया, अगर मैं V2 को देखो V3 V4 का कॉम्बिनेशन है, मैंने क्या किया, V1 V2 को अलग किया, V1 बाय V2 बन जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, V4 बाय V3 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो V4 की वैल्यू आई है, मैं उस V4 की वैल्यू को पुट कर देती हूं। तो ध्यान से देखना क्या आएगा, माइनस आर TH ln V2 बाई V1 माइनस आर TC ln V4 बाई V3 किसके इक्वल है, V1 बाई V2 के इक्वल है। यहाँ V2 बाई V1 है, यहाँ V1 बाई V2 है। अगर आप इसको V2 बाई V1 करोगे तो साइन क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव करना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, नेगेटिव का क्या बन गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन गया। यहाँ क्या आ गया, V2 आ गया, यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, V1 आ गया, ठीक है। ऊपर वाला रब कर रही हूं। आगे देखो आपके पास क्या है, W की वैल्यू आपके पास क्या हो गई, माइनस आर, यहां पर ln V2 बाई V1 कॉमन ले लिया, ln V2 बाई V1 कॉमन ले लिया। इधर देखो आपके पास TC पॉजिटिव है, TH क्या है, नेगेटिव है, माइनस TH प्लस क्या है, TC आपके पास है। इस नेगेटिव को अंदर लेकर चली गई, W की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस आर क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस, TH माइनस TC ln V2 बाई V1। ये आपके पास क्या है, टोटल वर्क डन आपके पास है। क्लियर है। इस वर्क डन को याद कैसे किया जाएगा, एक वो भी प्रोसेस बताती हूँ। आप इसको पहले स्टेप से याद रखते हैं, ठीक है। पहले स्टेप में जब आप देखते हो, पहले स्टेप का निकालते हो तो क्या बनता है, माइनस आर TH ln V2 बाई V1 बनता है, ठीक है। आपको ऐसे याद कर सकते हो, माइनस आर TH ln V2 बाई V1 बनता है। यहां पर सिर्फ कुछ नहीं करना, जो TH है वहां पर क्या हो जाएगा, TH माइनस TC आपके पास हो जाएगा, बाकी आपका क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हो। जब आप Q की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगी, आपके पास उल्टी हो जाएगी। कहीं पर गड़बड़ हुई है क्या, यहाँ माइनस साइन आएगा, माइनस RTH है, यहां पर क्या है, माइनस RTC है, TH है, TC है। हमने V4 बाई V3 को चेंज किया है, V1 बाई V2 आया है, V1 बाई V2 आया, मैंने उसका साइन चेंज किया है। यहाँ पर चेक करना एक बार, शायद माइनस साइन, मैंने यहाँ माइनस साइन इंक्लूड होगा, एक बार चेक कर लेती हूँ। हाँ, लिखा तो सही है हर जगह, एक बार चेक करना, साइन में कहीं ना कहीं डिफरेंस आ रहा है, मैथमेटिकल में मुझे दिखाई नहीं दे रहा। फाइनली जो आपके पास आएगा वो यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। यहाँ एक बार चेक कर लेना, पहले प्रोसेस में है माइनस RTH ln V2 बाई V1 है, V2 बाई V1 है। अगले में आपके पास क्या है, CV dt आपके पास रहेगा, जो कैंसिल आउट हो गया है। इधर देखोगे माइनस RTC ln, यहाँ पर क्या है, V4 बाई V3, इनको कंबाइन करोगे तो आपके पास TH माइनस TC, देख लेना माइनस आएगा यहाँ पर ओवरऑल रिजल्ट में। तो देखो ये आपके पास क्या था, डेफिनेशन था, कमेंट करके बता देना, ठीक है। मैं एक बार फिर से निकाल के देखूंगी कहाँ गड़बड़ है, बता भी दूंगी आपको। ये ठीक है, माइनस RT ln V2 बाई V1 आएगा, यहाँ माइनस RT सब ठीक है, कॉम्बिनेशन में कहीं पर गलती हो गई है। अब देखो ये आपके पास क्या है, टोटल वर्क डन है, ये आपको ध्यान में भी रखना है। ये आपके पास क्या थी, मेनली पूरी की पूरी डेरिवेशन आपके पास थी। अब देखो अगला जो आपके पास है, आगे आपको क्या करना है, कुछ आपके पास डायग्राम है जो आपको याद रखने हैं। सीधा ट्रिक से बताऊंगी कि किस तरह का डायग्राम आपके पास आता है कारनोट इंजन के लिए। तो देखो आपके पास हट से याद रखना, H का T के साथ, U का T के साथ, H का T के साथ, U का T के साथ, H का T के साथ, U का T के साथ, कैसा ग्राफ आता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। आपने क्या करोगे, अगले में हट का किसके साथ, S के साथ,
इसमें क्या है, हट का आपस में H का T के साथ, U का T के साथ, H का T के साथ, U का T के साथ। हमेशा कार्नोट इंजन के लिए ग्राफ आपके पास ऐसा आएगा। जब आपने हट का S के साथ किया, H का S के साथ किया, U का S के साथ किया, आपने T का S के साथ किया, हमेशा जो ग्राफ आएगा इस तरह का ग्राफ आएगा। कैसा ग्राफ आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट, आपके पास स्क्वायर के अंदर ग्राफ आएगा। H का S के साथ, U का S के साथ, T का S के साथ, या फिर S का H के साथ, S का U के साथ, S का T के साथ, ये भी क्या आएगा, बिल्कुल सेम आपके पास आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। एक और जो आपके पास PV है, PV का आपको याद भी हो गया, क्योंकि PV का जनरली हम डेरिवेशन यहीं से निकालते हैं। पीवी में क्या होता है, ऐसे आपके पास ये वाला डायग्राम आपके पास है। अगर कहीं पर मैंने ग्राफ को ऐसे लिख दिया, गलत हो जाएगा, ध्यान रखना, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम है यहां पर। वॉल्यूम आपके पास क्या होती है, बढ़ती है फोर्थ स्टेप में, और यहां पर वॉल्यूम थोड़ी सी क्या है, घट रही है। तो आपके पास जो कर्व है, कर्व की शेप कैसी है, उस पर आपको गौर करना है। तो ये कुछ ग्राफ है जो पेपर में पूछे जाते हैं, इससे रिलेटेड है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद देखो, अब एप्लीकेशन पार्ट करने वाले हैं हम। यहां पर एप्लीकेशन पार्ट करने के लिए क्वेश्चन देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो एक बार फटाफट से हम क्वेश्चंस को देखते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है IISc का क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन ने क्या कहा था, इफ द कार्नोट साइकिल, ध्यान से सुनना, इफ कार्नोट साइकिल इन एंट्रोपी टेम्परेचर डायग्राम, मतलब आपको एक डायग्राम दे रखा है T और S के बीच में, डायग्राम दे रखा है आपको A B C D के रिस्पेक्ट में, ठीक है। देन द सिस्टम इजेक्ट हीट्स, देन द सिस्टम आपके पास रिजेक्ट कर रहा है या इजेक्ट आपके पास कर रहा है हीट को टू द सराउंडिंग को कर रहा है। तो इसने बोला है इज गोइंग फ्रॉम, वो कहां से कहां पर जाने पर हीट को इजेक्ट करेगा। ऑप्शन में है B से A पर जाने पर करेगा, A से B पर जाने पर करेगा, D से C पर जाने पर करेगा, D से C से D पे जाने पर करेगा। देखो, जितना इंपॉर्टेंट इस कंसेप्ट को, इस टॉपिक को समझना था, उतना ही इंपॉर्टेंट है कि हम क्वेश्चंस को कैसे करेंगे यहां पर, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या है, इसने पूछा था कि जो हीट इजेक्ट हुई है वो कहां से कहां तक गई है। अब देखो, इसने डायग्राम सिंपल ये बना दिया। अगर ये हमें बोल देता कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है या फिर ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो हम डिसाइड कर लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट यहां से यहां जा रहा है, तो ये पहला स्टेप है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। आपको पता है पहले स्टेप में हीट को देते हैं, सेकेंड स्टेप में टेम्परेचर गिरता है, थर्ड स्टेप में हीट रिजेक्ट होती है, फोर्थ स्टेप में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। तो आप फटाफट देख के बता दोगे कि जो आपका थर्ड स्टेप है आपके पास, वहां हीट आपके पास इजेक्ट हो रखी है। लेकिन यहां पर आपको गिवन नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको पॉइंट को चेक करना पड़ेगा कि पहला पॉइंट कौन सा है। अब मैंने आपको जब समझाया था तो मैंने आपको बोला था कि इस पॉइंट को याद रखना कि जो पहला पॉइंट है वो कैसा होना चाहिए, हाई टेम्परेचर पर होना चाहिए, और किस पर होना चाहिए, हाई प्रेशर पर होना चाहिए। हाई टेम्परेचर पर होना चाहिए, हाई प्रेशर के ऊपर होना चाहिए। अब देखो यहां पर T है, टेम्परेचर है, तो इसका मतलब हाई टेम्परेचर या तो D पॉइंट पर होगा या C पॉइंट पर होगा, या D पर होगा या आपके पास क्या होगा, आपके पास C पर होगा, या तो C पर होगा या D पर होगा। अब डिसाइड करना है C और D में से क्या होगा। तो आपको पता है पहला जो स्टेप है वो रिवर्सिबल एक्सपेंशन होता है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। T आपके पास क्या रहेगा, कांस्टेंट है। एक्सपेंशन का मतलब क्या है, वॉल्यूम का बढ़ना। अगर वॉल्यूम बढ़ेगी तो रैंडमनेस भी तो वहां पर बढ़ेगी ना, इसका मतलब एंट्रोपी बढ़नी चाहिए आपके पास। तो देखो अगर मैंने D पॉइंट पर चेक किया, D से एक A पर जा रही हूं तो आपके पास एंट्रोपी कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हो नहीं सकता। अब देखो अगर D से C पर जाऊंगी तो एंट्रोपी आपके पास क्या है, बढ़ रही है, इसका मतलब ये हो सकता है। अब देखो C से B पर जाऊंगी, इसी वाले पॉइंट पर देखो D और C वाले पे से C से अगर B पर जाऊंगी, एंट्रोपी फिर से क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। लेकिन फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, एंट्रोपी आपके पास बढ़ती है। एंट्रोपी बढ़ती है, इसका मतलब जो पहला पॉइंट है वो कैसा होना चाहिए, D होना चाहिए। दोबारा रीचेक करो, टेम्परेचर ज्यादा,
ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा, प्रेशर ज्यादा, प्रेशर दिया नहीं हुआ, इस पहले स्टेप पे एंट्रोपी बढ़ती है, बढ़ेगी कहां से कहां तक, डी से सी की साइड में बढ़ेगी। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, पहला स्टेप है, और पहले स्टेप में हीट देते हैं। सेकंड स्टेप ये वाला हो गया, क्योंकि ये डी से सी की साइड में गया है, सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये आपके पास फोर्थ हो गया। तो ये आपके पास थर्ड, ये आपके पास फोर्थ। पहले में हीट देते हैं, थर्ड में क्या था, हीट आपकी इजेक्ट होती है। तो थर्ड स्टेप कहां से कहां है, बी से ए की तरफ है। तो इसका मतलब इसका जो ए आंसर है वो आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आपको कंडीशन पहचान में आनी चाहिए। हाई टेम्परेचर पर पहला पॉइंट होता है और हाई प्रेशर पर आपके पास होता है। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में देखो, गेट 2004 का क्वेश्चन है। इसने बोला था द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ परफेक्ट रेफ्रिजरेटर। इसने बोला रेफ्रिजरेटर का कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब आपके पास जो बीटा की वैल्यू है, वर्किंग रिवर्सिबली बिटवीन द टेम्परेचर, टेम्परेचर एक टीसी दिया है, एक आपके पास टीएच दिया है। तो इसने बोला है बीटा की वैल्यू क्या होगी। अलग अलग ऑप्शन दे दिए, एक में दे दिया टीसी माइनस टीएच बाई टीसी, सेकेंड में दे दिया टीएच माइनस टी सी बाय टी एच, आपके पास सी दे दिया टी सी बाय टी एच माइनस टी सी, डी आपको दे दिया टी एच बाय टी एच माइनस टी सी। आपके पास क्या होता है, आज ही पढ़ा है, टी सी बाय टी एच माइनस टी सी आपके पास होता है। ये किसका होता है, एफिशिएंसी होती है रिजर्व आपके पास रेफ्रिजरेटर के लिए। क्यों, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में हम क्या करते हैं कि काम करते हैं हीट निकालने के लिए। इसका मतलब इनपुट क्या रहेगी, आपके पास काम करना, आउटपुट क्या रहेगी, हीट निकालना। तो इसका मतलब ये आपके पास क्या है, वर्क डन है। वर्क डन काम किया अपॉन हीट तो होगी नहीं, हमें क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। हमने क्या किया रेफ्रिजरेटर में, आउटपुट में क्या किया है, काम किया है, ऊपर क्या किया है, हीट ली है। तो ए और बी आपके पास इंजन के दे रखे हैं, तो वैसे ही गलत हो जाएंगे। और जब आप एडजस्ट करते हो तो क्या आता है, टीसी आता है यहां पर, वहां क्यूएच आता है, टीसी बाय टी एच माइनस टीसी आपके पास होगा। जो आपने नोट्स बनाए हैं आज, उस नोट्स पे पेज पलट कर देखो, आपके पास यही फॉर्मूला लिखा हुआ है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो CSIR नेट 2016 में पूछा गया है। इसने बोला था द फिगर बिलो describe a Carnot engine work. It start from adiabatic compression step denoted by. इसने बोला है कोई आपके पास इंजन है, वो काम कर रहा है, एक आपको डायग्राम दे रखा है, इधर V दे रखा है, इधर P दे रखा है, उल्टा दे रखा है। आपके पास एक यहाँ पर A है, ये D है, ये B है, ये आपके पास C है, ये आपके पास ग्राफ दे रखा है। इसने बोला है एडियाबैटिक कंप्रेशन को कौन डिनोट करेगा, ये आपको बताना है। एडियाबैटिक कंप्रेशन को कौन डिनोट करेगा। ऑप्शन में दे दिया ए बी करेगा, या आपके पास BC करेगा, या आपके पास DC करेगा, या आपके पास AD करेगा। फिर से देखो कैसे करेंगे। हमें क्या करना होता है, पहले हमें पहले पॉइंट को चुनना होता है, और जो पहला पॉइंट है पहले स्टेप में वो किस पर होता है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर। तो अगर मैं PV डायग्राम में करूंगी, यहां वॉल्यूम दे रखी है, पहले हमें प्रेशर की बात करनी है। पहला प्रेशर क्या होना चाहिए, हाई प्रेशर होना चाहिए। इसका मतलब हाई प्रेशर किस पॉइंट पर है, C पॉइंट पर है। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि ये साइकिल क्लॉकवाइज में घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा, मींस ये B की साइड जाएगा या C की साइड जाएगा। तो ध्यान दो, पहले स्टेप में हीट लेते हैं, एक्सपेंशन होती है, वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है वॉल्यूम। इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। अगर मैं यहां बात करूंगी, वॉल्यूम आपके पास क्या है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, नहीं बढ़ रहा वॉल्यूम आपके पास ज्यादा। वॉल्यूम किस साइड में बढ़ रहा है, आपके पास D पॉइंट की तरफ जा रहा है। इसका मतलब पहला स्टेप आपके पास क्या है, C से D की तरफ आपका पहला स्टेप है। ये पहला होगा, पहले
पहला कौन सा होता है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन आपके पास, ये वाला क्या होगा, सेकंड स्टेप होगा, क्या होगा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन आपके पास, ठीक है। ए से बी क्या होगा, थर्ड स्टेप होगा, कौन सा होगा, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा। फोर्थ क्या होगा, बी से सी होगा, क्या होगा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा, ठीक है। चारों स्टेप नंबर वाइज एक सीक्वेंस में होते हैं। तो देखो फोर्थ स्टेप पूछा किसके लिए गया, एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन कौन सा होता है आपके पास, बी से सी की तरफ, इसका मतलब क्या होगा, बीसी होगा, ना कि सीबी होगा। तो बीसी चेक करो कहां पर है, बी ऑप्शन में है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। एक बार मॉडल वाला क्वेश्चन है वो भी करके देखते हैं, मॉडल वाला क्वेश्चन होगा वो भी करके देखेंगे। एक क्वेश्चन आपका आईआईटी जैम में पूछा गया है, फॉर एन आइडियल गैस अंडरगोइंग रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल द प्लॉट बिटवीन एंथैल्पी वर्सेस एंट्रोपी, आपको क्या बताना था, H और S के बीच में बताना था। याद करो, हट वर्सेस S, हट का S के साथ कैसा आता है, H का S के साथ, ये वाला आपके पास स्क्वायर टाइप का ग्राफ आता है। तो आईआईटी जैम 2011 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था। अगला देखो, गेट 1998 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से सुनना। इसने बोला है अ कार्नोट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन 600 एंड 800 केल्विन टेम्परेचर एंड एब्जॉर्ब 2000 कैलोरी। एब्जॉर्ब हीट कितनी की है आपके पास, 2000 कैलोरी आपके पास की है। कैलोरी फ्रॉम द सोर्स से की है पर साइकिल। द वर्क डन इन कैलोरी, आपको क्या बताना है, वर्क डन बताना है कि आपके पास क्या होगा। इसने बोला है एक इंजन दिया है, टेम्परेचर 600 से 800 के बीच में है, हीट जो ली है उसने वो आपके पास 2000 कैलोरी ली है, वर्क डन आपको बताना है। आंसर में है 1000 आपके पास, बी है 500, सी है 666 और डी है आपके पास 200। ध्यान से सुनना, डायरेक्ट आंसर आपके पास निकलेगा। देखो ज्यादा टेम्परेचर किसका होता है, हॉट रिजर्वोयर का, इसका मतलब आपके पास TH की वैल्यू कितनी है 800, TC की वैल्यू आपके पास क्या है 600 केल्विन है। अब क्या देखो, इंजन है, इंजन ने क्या किया, हीट कितनी ली, इसी डायग्राम से आंसर निकल जाएगा। हीट कितनी ली इंजन ने, 800 आपके पास थी। काम किया, वर्क डन आपको क्या करना है, निकालना है वर्क डन, ठीक है। हीट इजेक्ट आपके पास क्या है, आपको पता नहीं है, हीट आपके पास कितनी इजेक्ट हुई, QC आपके पास मान लिया QC है। टेम्परेचर यहाँ पर 800 है, कोल्ड रिजर्वोयर का यहाँ पर टेम्परेचर कितना है 600 है। तो आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, ईटा किसके इक्वल होता है, QH माइनस QC, वर्क डन आउटपुट बाय इनपुट। आउटपुट क्या है, काम किया अपॉन हीट ली, QH माइनस QC अपॉन क्या होता है, QH आपके पास इक्वल टू किसके था, TH माइनस TC अपॉन TH के इक्वल है। अब वर्क डन क्या होता है आपके पास, इस हीट में से ये हीट निकाल दी, वो आपके पास वर्क डन था, मींस ये वाली वैल्यू क्या थी, वर्क डन थी। तो ये आपके पास क्या था, वर्क डन, काम किया अपॉन हीट ली, हीट कितनी ली, QH ली। अब देखो बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं करना था, आपके पास वर्क डन निकालना था। TH की वैल्यू पता है कितना है 800, TC की वैल्यू कितनी है 600, अपॉन में कितना है 800, QH आपको दे रखा है कितना है 2000, कितना हो जाएगा 200 अपॉन 800 इंटू कितना हो जाएगा 2000, 2 से 2 गया, 2 दूनी 4, 4 पंजा 20, कितना बच गया 500 कैलोरी आपके पास बच गया। इसका मतलब आंसर कौन सा ठीक होगा आपके पास, बी ऑप्शन है वो आपके पास क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर आपके पास इसका है। क्लियर है, ये क्वेश्चन हो गया होगा। एक और थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं इससे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो आपका गेट 2015 में पूछा गया है, एक गेट 2015 में पूछा गया है,
एक आपको ये डायग्राम बना के दे दिया, डायग्राम था पीवी के बीच में था, इसने बोला ये W है, ये X है, ये Y है, ये Z है, इसने रिप्रेजेंट करके दे दिया, ये पहला स्टेप है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये फोर्थ है, ये भी लिख दिया, ये आइसोथर्मल है, ये एडियाबैटिक है आपके पास, ये आइसोथर्मल है, ये एडियाबैटिक है। क्वेश्चन में क्या पूछा, फ्रॉम द अबव कार्नोट साइकिल अंडरगो बाय एन आइडियल गैस, आपको पता है आइडियली बिहेव करता है इंजन, आइडेंटिफाई द प्रोसेस इन विच द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज नॉन जीरो। इंपॉर्टेंट है, इसने क्या बोला है, आपको बताना है वो प्रोसेस बताओ जहां पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो जीरो के इक्वल नहीं होगी, वो आपको बताना है। ऑप्शन में दे दिया पहला दूसरा ठीक है, दूसरा या फोर्थ आपके पास ठीक है, सी में आपको दे दिया सेकंड और थर्ड आपके पास, डी में आपको दे दिया फर्स्ट और फोर्थ। देखो हमने क्या कहा था डायग्राम में याद रखने के लिए, पहले प्रोसेस में हमने हीट ली, पहले प्रोसेस में हीट ली, आपके पास आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल है, इंटरनल एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट का मतलब क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो, यहां पर भी जीरो, ये भी आइसोथर्मल है, यहां पर भी क्या रहती है, जीरो रहती है। फॉर्मूलों पे जाओ, जो आपका एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन है, वहां पर Q की वैल्यू जीरो है। आपके पास क्या होता था, dQ इक्वल टू du माइनस W, dQ एडियाबैटिक में जीरो, तो du की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, वर्क डन के इक्वल। मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, किस स्टेप में जीरो के इक्वल नहीं होगी, नॉन जीरो होगी, किस में होगी, एडियाबैटिक में होगी। और एडियाबैटिक कौन कौन सा स्टेप है, सेकंड स्टेप है और फोर्थ स्टेप आपके पास है। इसका मतलब क्या है, सही आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, बी आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इजी क्वेश्चन था, बस आपको ये पॉइंट्स पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन और देखते हैं जो थोड़ा सा और डिफरेंट है, उसमें आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है, एक छोटी सी गलती पे ही। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ ये CSIR आपके पास 2017 में पूछा गया था। इसने कहा था मैक्सिमम वर्क रिक्वायर्ड बाय एन इंजन, मैक्सिमम वर्क रिक्वायर्ड बाय एन इंजन टू ट्रांसफर 5 जूल ऑफ हीट, 5 जूल ऑफ हीट फ्रॉम अ रिजर्वोयर। लिख रही हूं क्योंकि लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम अ रिजर्वोयर एट 100 केल्विन टू 300 केल्विन इज, ऑप्शन दे रखा है 5 जूल, सेकंड है 10 जूल, थर्ड है आपके पास 15 जूल, डी आपके पास है 20 जूल। ठीक है, ये आपके पास क्या है, क्वेश्चन है। इसका आंसर आप बताओगे, अलग कैसे है वो मैं आपको करके बताती हूँ, थोड़ा सा हिंट देती हूँ। इसने बोला है मैक्सिमम वर्क रिक्वायर्ड बाय एन इंजन टू ट्रांसफर 5 जूल ऑफ हीट फ्रॉम अ रिजर्वोयर एट 100 केल्विन टू 300 केल्विन। तभी मैंने कहा था क्वेश्चन इजी हो जाता है जब पिक्चर बनाओगे। देखो आपके पास इंजन है, ठीक है, यहां से क्या है आपके पास QH है, हीट ली, यहां पर क्या है QC आपके पास है, यहां पर काम किया, यहां टेम्परेचर TH, यहां टेम्परेचर TC। अब देखो इसने क्या कहा, काम करना है, वर्क डन आपको निकालना है, वर्क डन आपको निकालना है, फॉर्मूला पिछले वाला ही लगेगा। अब देखो यहां इसने क्या किया है, 5 जूल ऑफ हीट, 5 जूल ऑफ हीट ट्रांसफर की गई है, कहां से कहां की गई है, 100 केल्विन से 300 केल्विन पर की गई है। इसका मतलब क्या है, 100 केल्विन कम टेम्परेचर है तो किसकी वैल्यू है, TC की वैल्यू है 100 केल्विन। आपके पास 300 केल्विन किसकी वैल्यू है, ज्यादा टेम्परेचर है, इसका मतलब किसका है, TH का टेम्परेचर आपको दे रखा है। इसने बोली है हीट कहां से कहां जा रही है, 100 से 300 पे जा रही है, इसका मतलब हीट किसकी दे रखी है, ये जो 5 जूल है वो QH की वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये 100 से 300 पे जा रहा है, ये आपके पास QC की वैल्यू दे रखी है 5 जूल।
क्लियर है? आपके पास क्या होता है इंजन, QH माइनस QC अपॉन QH इक्वल टू TC माइनस TH, TH माइनस TC अपॉन TH। आपके पास TH भी है, TH भी है, TC भी है, और ये जो वैल्यू है वो आपकी QC की वैल्यू है। समझ आया आपको? यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पर QH की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसमें पुट करनी पड़ेगी वर्क डन के फॉर्मूले में, तब आप वर्क डन का सही आंसर बता पाओगे। तो इसको कैलकुलेट करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे आंसर बताना, ठीक है? आई होप आपको ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिट रहा हो, आपको समझ में आया हो कार्नोट इंजन कैसे काम करता है, कैसे आप उसके क्वेश्चंस को देखते हैं। 6-7 क्वेश्चन और बच गए हैं, वो अगले लेक्चर में करते हैं। एक बार डेरिवेशन का पार्ट देख लेना, ठीक है? वर्किंग W1, W2, W3, W4 की वैल्यू हमारी बिल्कुल सही थी, उसको अरेंज करने में माइनस का साइन कहीं मिसप्लेस हो गया है। आप एक बार करिएगा, ना हो तो बताना मुझे, वीडियो दोबारा से बना के आपके लिए डालूंगी, ठीक है? बस आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।